ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। अध्याय 1। वर्ष 1894। अमेरिकी सीमांत क्षेत्र, जिसे वाइल्ड वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक सुनसान पश्चिमी शहर अपनी जर्जर इमारतों के साथ हाल ही में हुई गोलीबारी के सबूत पेश कर रहा था। ऊपर से चमकती धूप के कारण हवा शुष्क थी। टम्बलवीड्स इधर उधर घूम रहे थे और वर्तमान में एक मृत सन्नाटा था। इसके अलावा एक अच्छी तरह से तैयार आदमी द्वारा पहने गए चमड़े के जूतों के नीचे मिट्टी के टूटने की आवाज़ आ रही थी, जो एक घायल व्यक्ति के पास जा रहा था, जो अपने घुटनों पर था और उसकी किस्मत खराब थी। घायल आदमी के पीछे 2 वर्दीधारी आदमी थे और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी बंदूकें उसके सिर पर तान दी कि वह वहीं रहे जहां वह था। हेनरी मॉर्गन, पश्चिम में सबसे तेज बंदूक, अच्छी तरह से तैयार आदमी ने कहा और एक अपमानजनक हंसी निकाली। घायल आदमी ने अपनी स्थिति के बावजूद सबसे अच्छी मजाकिया मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया। हेनरी के शरीर में कई गोलियों के छेद होने के कारण दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कमज़ोर दिखने से इनकार कर दिया। भले ही उसे लगा कि उसकी जान फिसल रही है, लेकिन वह जानता था कि वह अपने दुश्मन को संतुष्टि नहीं दे सकता। बस अपनी आवाज़ में विस्मय को सुनो, एजेंट पेटी, हेनरी ने एक कमज़ोर हंसी के साथ कहा। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक प्रशंसक हो। अपनी क्षमताओं के बारे में ज़रूर, लेकिन कोई भी योग्यता, चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, कभी भी तुम्हें कानून के व्यापक हाथों से बचने नहीं दे सकती। पेटी ने अपने बेदाग कोट से धूल झाड़ते हुए एक ऐसे व्यक्ति की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा जिसने आखिरकार अपने शिकार को पकड़ लिया। समय बदल रहा है और आप, मिस्टर मॉर्गन, एक मरते हुए युग के अंगारे हैं, पेटी ने कहा, क्योंकि अब अन्य वर्दीधारी लोगों ने अपने चेहरे दिखाए। सभी हथियार बंद। वे ही थे जिन्होंने हेनरी पर गोली चलाई थी और इस प्रक्रिया में बहुत से साथियों को खो दिया था, और अब घुटने टेकने वाले अपराधी के पीछे के 2 लोगों के साथ वे उसे खत्म करने या उसे पकड़ने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। वे सभी पहले वाले की उम्मीद कर रहे थे। तारानकन खांसी खांसी। हेनरी ने अपने फेफड़ों में भरने वाले खून का थोड़ा सा हिस्सा थूका, लेकिन यह उसके निचले होंठ और उसकी ठुड्डी को लाल करने के लिए पर्याप्त था। एजेंट पिटी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक डाकू के रूप में हमेशा यही तुम्हारी नियति थी, लेकिन चिंता मत करो, तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे ताकि तुम अपने अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर सको और फांसी पर चढ़ सको। इसमें बहुत समय लगेगा, हेनरी ने बड़बड़ाया और अपनी सारी ताकत के साथ वह अपने घुटनों से उठा और पेटी की ओर बढ़ा, जैसे कि असंभव भागने के लिए आखिरी प्रयास हो। तारानकन धमाका। तारानकन। वर्दीधारी अधिकारियों में से एक ने अपने वरिष्ठ के डर से हेनरी के सिर के पीछे अपनी बंदूक मारी, और जब वह लगभग तुरंत मर गया तब भी हेनरी मुस्कुराया। उसने काफी घटनापूर्ण जीवन जिया था, उसने बहुत कुछ किया जिस पर उसे गर्व था और कुछ ऐसा जिस पर उसे गर्व नहीं था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अपमानित होने को सहन कर सके। सफलतापूर्वक एक त्वरित अंत को मजबूर करना उसकी जीत थी। माना कि यह एक अर्थहीन, दर्दनाक और दुखद जीत थी, लेकिन फिर भी यह एक जीत थी। यह क्या है? हेनरी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अभी भी चीजें देख सकता था, भले ही उसे मर जाना चाहिए था। वह ट्रिगर हैप्पी ऑफिसर के चेहरे पर निराशा देख सकता था और वह एजेंट पीटी के चेहरे पर कटु भाव देख सकता था कि कुख्यात डाकू, वाइल्ड वेस्ट के सबसे खूंखार गनस्लिंगर, पर उसकी जीत इस तरह के एंटी क्लाइमैक्टिक अंत से खराब हो गई। वह अंतिम ट्रिगर खींचने वाला भी नहीं था। भाड़ में जाओ, पेटी ने अपने चमड़े के बूट को जमीन पर पटकते हुए कहा। हे, हेनरी ने खुद से हंसते हुए कहा, क्योंकि अंधेरे ने उसे घेर लिया और आखिरकार, वास्तव में, वह मर गया। हेनरी ने अपनी मृत्यु के बाद अंधेरे में जो समय बिताया वह न तो लंबा था और न ही छोटा, क्योंकि उसे किसी भी तरह से समय बीतने का वास्तविक ज्ञान नहीं था। और फिर जब उसने अंधेरे में झांकने की कोशिश की कि उसके बाद किस तरह का जीवन उसका इंतजार कर रहा है, तो उसने अचानक खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ महसूस किया और कुछ ही देर में उसके चारों ओर आवाजें सुनाई देने लगीं। अजीब, अपरिचित आवाजें। क्या उसे ठीक करना भी इसके लायक है? एक कर्कश पुरुष आवाज ने पूछा। हाँ, शायद बेहतर होगा कि उस छोटे से चुभन को खून बहने दिया जाए। हाँ, एक स्त्री स्वर ने सहमति जताई। वाक्य के अंत में हंसी में बिल्कुल भी उल्लास नहीं था और यह स्पष्ट था कि हेनरी को अभी तक नहीं दिख रहा था कि वह महिला गंभीर थी। वह जिस पुरुष से सहमत थी उतनी ही गंभीर। ये कहना कितना भयानक है, तीसरी आवाज ने कहा। दूसरी आवाज की तरह ही स्त्रीलिंग, लेकिन निस्संदेह अधिक दयालु। हेनरी ने महसूस किया कि उसकी शर्ट ऊपर खींची जा रही है और एक विलंबित प्रतिक्रिया की तरह उसने आखिरकार उस घाव को महसूस किया जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक गोली का घाव था। हेनरी को इसे पहचानने के लिए पर्याप्त चोटें लगी थीं। गोली छोटी थी, पिस्तौल से, और उसके शरीर के दूसरी तरफ से साफ निकल गई। ये चुभती थी, लेकिन इससे भी बदतर महसूस करने के कारण हेनरी सहन कर सकता था।
उसने पहले की दयालु आवाज़ को कुछ अजीब शब्द बुदबुदाते हुए सुना और फिर छोटे घाव पर गर्मी महसूस की क्योंकि यह ठीक होने लगा था। ठीक है, मैं, हेनरी ने सदमे में कहा जो लगभग तुरंत ठीक होने जैसा महसूस हुआ। अब मुझे ये देखना है। हेनरी को नहीं पता था कि वह अब तक चुप क्यों था और उसकी आंखें बंद क्यों थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने जो भी कारण था उसे तुरंत दबा दिया क्योंकि उसकी आंखें एक अविश्वसनीय दृश्य को देखने के लिए खुलीं। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसके बाल सुनहरे भूरे रंग के थे, ने अपने दोनों हाथ उसके मध्य भाग के ऊपर रखे थे और उस पर एक हरे रंग की रोशनी चमक रही थी क्योंकि अब छोटा सा घाव पूरी तरह से बंद हो गया था। बाहरी टांके के साथ साथ उसे जो भी आंतरिक क्षति हुई थी वह भी ठीक हो गई थी। सब हो गया, महिला ने राहत भरी मुस्कान और अपनी हरी आंखों में एक दयालु चमक के साथ कहा। वाह, हेनरी ने इस तरह के चमत्कार को देखकर सोचा, क्या ये जादू है? तो अब तुम जाग गए हो, तुम छोटे शैतान, परेशान आदमी ने कहा और उसकी आवाज़ ने आखिरकार हेनरी का ध्यान अपनी ओर खींचा ताकि वह देख सके कि आदमी शब्द पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता है। टैंक टॉप जैसा दिखने वाला कपड़ा जो उसके उभरे हुए पैक से कसकर बंधा हुआ था और छोटी आस्तीन के साथ जो बड़े बाइसेप्स दिखा रहे थे, आदमी प्रभावशाली लग रहा था। और वह उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान के साथ साथ दांतों की निचली पंक्ति के कोनों से बाहर निकले अतिरिक्त लंबे कैनाइन के बिना था और उसके मुंह से पूरी तरह से बाहर था। आदमी किसी भी ऐसे आदमी से अलग था जिसे हेनरी ने कभी देखा था। उसकी त्वचा में एक अजीब सी मोटाई थी जो उसे लगभग चमड़े जैसी लगती थी। उसकी भूरी आंखों में निरंतर द्वेष की एक अजीब सी चमक। हाँ, हेनरी ने उलझन में बड़बड़ाया। अब उसे एहसास हुआ कि अब तक ये लोग ऐसे बोल रहे थे जैसे वे उसे जानते हों। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, बड़े आदमी ने पूछा, जरा इस बकवास की कल्पना करो। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी गलती के कारण अपने जीवन के दयनीय माफीनामे को बचाना पड़े। डेवॉन, हेनरी को ठीक करने वाली महिला ने झपट्टा मारा। इससे दूर रहो, येलेना, कमरे में मौजूद तीसरे व्यक्ति ने कहा। हेनरी को याद आया कि महिला उससे उतनी ही नाराज थी जितनी कि डेवॉन, बड़ा आदमी। डाना, वह बस घायल हो गया था, येलेना ने शुरू किया। और तो क्या? डाना ने गुस्से से पूछा, तुमने पहले ही उसे ठीक कर दिया है न? डाना ने हेनरी को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें उपहास में सिकुड़ी हुई थीं और उसके काले बाल उसकी गर्दन पर रुकते हुए उसके आखिरी सिर के हिलने के बाद थोड़े हिले हुए थे। दिखने में वह बुरी नहीं लग रही थी और हेनरी को शायद उसकी चिकनी स्किन टाइट ड्रेसिंग सेक्सी भी लगती अगर वह उसे इतनी बुरी तरह से घूरती नहीं। डेवोन आगे बढ़ा और धीरे से येलेना को एक तरफ धकेल दिया और हेनरी की शर्ट को मुट्ठी में पकड़कर उसे खींच लिया अपने पैरों तक। हेनरी की नज़रें उन अतिरिक्त लंबे कैनाइन पर टिकी हुई थीं और वे कैसे राक्षस जैसे लग रहे थे। इस कमीने को सबक सिखाने की ज़रूरत है, डेवोन ने कहा और एक दुष्ट हंसी निकाली। और अगर मैं उसे तोड़ भी दूं तो प्यारी येलेना उसे फिर से जोड़ सकती है। सबक सिखाया? हेनरी ने डेवोन की कलाई पकड़ते हुए पूछा। उसके दिमाग का एक हिस्सा ये ध्यान दे रहा था कि उसके हाथ उसकी याद से छोटे लग रहे थे। किस लिए सबक सिखाया? उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब वह डेवोन की बेहतर ताकत से कमरे से बाहर घसीटा जा रहा था, हेनरी ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखने में कामयाब रहा। गहरे भूरे बाल, गहरी काली आंखें, एक ऐसा चेहरा जिसे प्यारा माना जा सकता था और जो अभी तक बंदूक चलाने की कठिनाइयों से नहीं गुजरा था। हेनरी ने उस चेहरे को पहचान लिया। ये वही था, लेकिन यह वह नहीं था जो अपने चरम पर था और जिसने दुखद रूप से कानून के एक एजेंट के हाथों अपनी जान गंवा दी थी, बल्कि वह वही था जो वह 30 साल पहले था। ये वह था जब वह 19 साल का लड़का था। हेनरी ने अपने मन में जोर से पूछा, क्या क्या बकवास है? उसने खींचे जाने की परवाह नहीं की और बस अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाया, लेकिन इससे केवल वही पुष्टि हुई जो उसने पहले ही उस दर्पण में देखी थी। क्या मैं किसी तरह अतीत में लौट आया? लेकिन फिर मैं इनमें से किसी को भी क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ? आह, ये किस तरह का जादू है? हेनरी ने अपने मन में दहाड़ लगाए। इस बिंदु पर अजीब कुत्तों वाले बड़े आदमी डेवन ने उसे इमारत के बाहर खींच लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। मम्फ, हेनरी ने कहा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी इस अजीब वास्तविकता पर घूम रहा था। उठो लड़के, डेवन ने एक हंसी के साथ कहा, अगर तुम बस वहां लेट जाओ और इसे सहन करो तो तुम्हें दंडित करना बहुत मजेदार नहीं होगा। जैसे ही हेनरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी भुजाएं कांप उठीं। डर से नहीं बल्कि गुस्से से। इस मानसल मूर्ख ने उसके बहुत महत्वपूर्ण विचारों को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? वह खुद को कौन समझ रहा था? टीडिंग, तारांकन। ठीक उसी समय हेनरी के सिर में अलार्म बज उठा और उसके ठीक सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। और जादू, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ने से पहले अलार्म कहाँ से आया था ये देखने के लिए इधर उधर देखा। अपने लिए खड़े होने की आपकी इच्छा शक्तिशाली ताकतों के साथ प्रतिध्वनित होती है और आपको एक खोज मिली है। खोज? हाफ ऑफ डेवोन आपको दंडित करना चाहता है, इसके बजाय उसे हराएं। पुरस्कार, सिस्टम का पूर्ण आरंभीकरण और इसके सभी लाभ।
शुभकामनाएं। खोज। हाफॉक, क्या तुम किस लिए इधर उधर खड़े हो? डेवोन की आवाज़ अचानक आए और हेनरी को एहसास हुआ कि रहस्यमय संदेश को पढ़ने में बिताए गए सेकंड ने उसे कीमती प्रतिक्रिया समय दिया था। तारांकन बम। तारांकन। मुक्का हेनरी के चेहरे के एक तरफ लगा, जिससे उसे तेज दर्द हुआ और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर हिलाया और हालांकि मुक्का का दर्द अभी भी बना हुआ था, लेकिन अब वह मुक्का नहीं मार रहा था और आगे जो होने वाला था उसके लिए वह बेहतर तरीके से तैयार था। और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि रहस्यमयी पर्दा उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। डेवोन ने एक और मुक्का मारा, उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान थी। हेनरी ने मुक्का आते देखा और मुक्का लगने से पहले ही उसने हाथ से हाथ की लड़ाई में अपने वर्षों के अनुभव को याद किया। उसकी सहज प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। मुक्का धीमा हो गया। मुक्का का रास्ता, मैं इसे देख सकता हूँ, हेनरी ने सोचा और तुरंत अपना सिर रास्ते से हटा लिया। उसकी हरकतें अजीब थीं। उसे युद्ध के वर्षों के ज्ञान के बावजूद ये किशोर शरीर बिल्कुल भी प्रशिक्षित या सक्षम नहीं था। यह मेरा शरीर नहीं है, हेनरी ने अपने आप से दृढ़तापूर्वक सोचा, क्योंकि 19 साल की उम्र में वह कई परिस्थितियों में रहा था जिसके लिए उसे कठोर होने की आवश्यकता थी और निस्संदेह वह लड़ाई में खुद को संभाल सकता था। इस स्थिति के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे सब कुछ एक तरफ रखकर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। डेवन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका वार हवा के अलावा किसी और चीज से नहीं टकराया। वह चकमा दे गया। असंभव। डेवन अपनी चूक से जल्दी से उबर गया और अपनी दूसरी मुट्ठी से दूसरा वार किया। मैं अभी भी इसे देख सकता हूँ, हेनरी ने एकाग्रता में अपना चेहरा सिकुड़ते हुए सोचा। उसने फिर से चकमा दिया। उसके पैर लगभग लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसकी हरकतें गैर मौजूद मांसपेशियों की याददाश्त की तुलना में कितनी अजीब थीं। एक सफल दूसरे चकमा के साथ हेनरी ने फैसला किया कि अब खुद मुक्का मारने का समय आ गया है। उसने अभी अपनी छोटी बंद मुट्ठी को आगे बढ़ाया ही था कि एक किक उसके बगल में आई। वह किक का रास्ता देख सकता था, लेकिन उसके पास इसे चकमा देने का कोई मौका नहीं था। इतनी नज़दीकी सीमा पर नहीं और न ही डेवन की पहुंच के साथ। तुरंत हेनरी ने ब्लॉक करने के लिए अपनी दोनों भुजाएं उठाईं। तारांकन बम। तारांकन। कलगी और इसके प्रभाव ने हेनरी की कमज़ोर हड्डियों को हिला दिया और वह कई फीट दूर लुढ़क गया। डाना और येलेना अब देख रहे थे और दूसरे भी अपना चेहरा दिखा रहे थे। जहां येलेना हेनरी को लगे वार से घबरा रही थी, वहीं डाना किसी गैर मौजूद दुश्मन पर अपनी मुट्ठियां बनाते और फेंकते हुए हंस रही थी। हेनरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि अपनी भुजाओं को इस तरह ऊपर उठाया मानो उस सुन्नपन को दूर करना चाहता हो जो उसके अंदर आने लगा था। और फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरा और उसकी ओर दौड़ा। डेवन आश्चर्यचकित दिखाई दिया और फिर वह मुस्कुराया। बेवकूफ़, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया और जब हेनरी रेंज में था तब उसने एक मुक्का मारा। हेनरी ने झुककर एक हाथ जमीन पर टिकाकर डेवन के घुटने पर लात मारी। इस अजीब शरीर में अभी भी जो भी ताकत थी उसे उस चाल में लगा दिया। तारांकन बम। तारांकन। आह, तुम छोटे कमीने, डेवन ने चिल्लाते हुए कहा। वह लड़खड़ा रहा था। हाँ, हेनरी ने डेवन के दूसरे घुटने पर लात मारते हुए चिल्लाया, जिससे बड़ा हाफॉक कुछ इंच नीचे गिर गया। डेवोन का चेहरा दर्द से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका होगा, लेकिन जैसे ही उसकी बाहों की नसें उभरी और वह फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ, हेनरी ने अपने अगले लक्ष्य शरीर के अंग पर हमला किया। वह जमीन से उठा, अपनी तुलनात्मक रूप से छोटी मुट्ठी को कस लिया और डेवन के गले पर जितना हो सके उतना जोर से मुक्का मारा। पहले गला, हेनरी ने अपने दिमाग में दोहराया। अरे, डेवन ने प्रभावित क्षेत्र पर हाथ उठाते हुए दम घुटा। अब वह घुटनों के बल पर था। उद्धरण ... और फिर क्रॉच। हेनरी ने मुस्कुराते हुए अपने मानसिक पाठ को समाप्त किया क्योंकि उसने आधे ऑक के पारिवारिक गहनों पर जोरदार लात मारी। वह शुरू से ही ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे ऐसा नहीं सिखाया गया था। जब आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को तोड़ दें। ARRRRGGGGH। डेवन ने एक ऐसे दर्द के साथ चिल्लाया जो लड़ाई को देखने वाले हर आदमी के साथ गूंज रहा था। उन्होंने एकजुटता में अपनी क्रॉच को पकड़ लिया और उनके चेहरे ऐसे मुड़े जैसे वे उस आदमी के दर्द को साझा कर रहे हों। इसके विपरीत हेनरी संतुष्टि के साथ मुस्कुरा रहा था। ये युवा शरीर भारी हमलों से घायल हो गया था। चेहरे का एक हिस्सा डेवन द्वारा लगाए गए वार से सूज गया था, लेकिन उसे गर्व महसूस हो रहा था। उस गर्व को उसके सिर में बजने वाले अलार्म ने और मजबूत कर दिया और उसके बाद एक संदेश आया। क्वेस्ट पूरा हुआ। पुरस्कार वितरित करना। पूर्ण सिस्टम आरंभीकरण शुरू करना। हेनरी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका सिर उन यादों से भरने लगा जो उसकी अपनी नहीं थीं। वह वहीं जड़वत खड़ा रहा और उसने इस शरीर को देखा और अनुभव किया जो उसकी युवावस्था से ही उसके जैसा था। उसका दिमाग सूज रहा था और यह एक अप्रिय एहसास था, खासकर तब जब अब उसके पास 19 साल की उम्र तक के हर एक दिन की 2 अलग अलग स्मृति धाराएं थीं। सफल आरंभीकरण के लिए बधाई। अब आपके पास हेनरी कोई अंतिम नाम नहीं की यादें हैं जो इस समानांतर दुनिया में आपका हमशक्ल है। आपको एक ग्रैंड क्वेस्ट मिला है।
दैनिक क्वेस्ट अब उपलब्ध हैं। आपको अपनी स्थिति स्क्रीन तक पहुंच मिल गई है। अरे लड़का, डेवन की आवाज़ ने हेनरी की उलझन को तोड़ दिया और स्क्रीन गायब हो गई ताकि वह देख सके कि बड़ा हाफॉक अपनी कमर में दर्द से कराहते हुए कांपता हुआ उठ रहा है। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, डेवन ने कहा। हेनरी ने अपनी आंखों में एक जंगली नज़र के साथ मुस्कुराते हुए लड़ाई की मुद्रा में आ गया, अपने घावों के दर्द से कराहने की इच्छा को रोकते हुए। ठीक है, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए जितना भी करना होगा, तुम्हारे डंकल को लात मारूंगा। जब हेनरी ने अभी अभी प्राप्त यादों को छान मारा तो उसने डेवन को डायोनिसियो गैंग की मुख्य ताकत के रूप में पहचाना। अपराधियों और अपराधियों के एक समूह ने कानून से बचने के एक महान सपने के लिए एक साथ मिलकर एक ऐसी भूमि पर जाने का सपना देखा जहां वे अपने गलत तरीके से अर्जित लाभ का आनंद ले सकें। वह समझ गया कि यह स्थिति कोई अनोखी नहीं थी और डेवन को उसके साथ तब से ही परेशानी थी जब से वह 5 साल पहले गिरोह का हिस्सा बना था। हेनरी को घायल करने वाला मूर्खतापूर्ण कृत्य डेवन के लिए उसे पीटने का एक और बहाना था। डेवन ने गुस्से में आकर हमला करने की तैयारी में अपनी एड़ी जमा ली। उसके लंबे नुकीले दांत उसे एक उग्र जानवर जैसा दिखा रहे थे। हेनरी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और दृढ़ निश्चय किया कि उसे धक्का नहीं दिया जाएगा और तभी मैदान में एक आवाज़ गूंजी। बस, तुम दोनों बहुत हो गए। आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें एक अजीब मानसिक धक्का था। हेनरी को लगा कि उसे एक ताकत ने जकड़ लिया है जिसने उसे आज्ञा मानने के लिए धकेला और उसने देखा कि डेवन के साथ भी ऐसा ही था जिसने अपना आरोप रोकते ही झटके खाए। फिर से हेनरी की नई नई यादें सामने आईं और वह किसी और का सामना करने के लिए मुड़ा जिसे उसने अब पहचान लिया, डायोनिसियो गैंग का नेता एंगस डायोनिसियो। एंगस 40 के दशक के आखिरी दौर का आदमी था। उसके होंठों के ऊपर एक शानदार मूंछ थी और एक साफ दाढ़ी थी जो उसके उभरे हुए जबड़े को ढकती थी। उसने बढ़िया काली पैंट पहनी हुई थी जिसे एक बोल्ड और बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन की गई बेल्ट से बांधा गया था जिसमें एक खूबसूरत कांस्य बंदूक रखने के लिए होल्स्टर लगा हुआ था जिसमें एक सफ़ेद हैंडल था। एक बढ़िया हथियार जिसे पाने के लिए हेनरी को थोड़ी खुजली हो रही थी, एक साफ नीली धारीदार सफ़ेद शर्ट और उसकी पैंट से मेल खाने वाला एक काला कमर कोट। स्थिर होने पर भी एंगस एक कमांडिंग अंदाज में था लेकिन इसका सामना करने पर हेनरी को केवल खुद की और अपने जीवन की याद आती थी। उसे कुछ परिचितता महसूस हुई और बिना एहसास किए हेनरी के होंठ एक टेढ़ी मुस्कान में बदल गए और केवल तब तटस्थ आकार में लौटे जब उसने डेवन को उसके पीछे से आते हुए सुना। एंगस, ये छोटा सा शैतान, बड़े आधे ऑक ने कहा और एंगस ने बीच में बोलने के लिए हाथ उठाया। मुझे अच्छी तरह से पता है डेवन, और मैं फिर से कहता हूँ बस इतना ही काफ़ी है। लड़के को अकेला छोड़ दो। डेवन ने भौहें सिकुड़ी और हेनरी को आखिरी बार घूरते हुए उसने हार मान ली। ठीक है। आखिरी बार नाक सिकोड़ते हुए डेवन मुड़ा और लंगड़ाते हुए चला गया। जाहिर है कि उसकी कमर में अभी भी दर्द था और उसे देखकर हेनरी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। शर्म की बात है कि मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, हेनरी ने खुद से सोचा। मैं उस बड़ी खोपड़ी में गोली मारना चाहता हूँ। हेनरी, एंगस ने हेनरी को उसके विचारों से बाहर निकालते हुए पुकारा, यहाँ आओ बेटा। हेनरी उसके पास गया और एंगस को उसे गहन जांच के साथ देखता हुआ देखा। तुम कब से इस तरह लड़ सकते हो बेटा? उसका लहजा कोमल था, लगभग दयालु, लेकिन उसके पीछे संदेह की धार थी। हेनरी का दिल धड़क उठा। इस लगभग विदेशी शरीर में फंसा हुआ, संभावित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली और बेहतर ढंग से सुसज्जित लोगों की दया पर वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था। अगर उस पर बॉडी स्नैचिंग का संदेह होता तो ऐसी दुनिया में जहां जादू मौजूद है और बॉडी स्नैचिंग वास्तव में संभव हो सकती है, उसे मौके पर ही मार दिया जा सकता था। मुझे इस बारे में होशियार होने की ज़रूरत है, हेनरी ने सोचा। उसने अपनी यादों को खंगाला कि क्या मदद कर सकता है और फिर अपने दिल को और अधिक स्वाभाविक रूप से धड़कने और अपने शरीर को आराम देने की इच्छा की। मैं तुम लोगों के साथ घूमने से टिप्स ले रहा हूं, उसने कहा। सच में? एंगस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसका संदेह बना रहा। ठीक है, मैं गिरोह के साथ 5 साल से हूं और मैं डेवॉन को भी लगभग इतने ही समय से जानता हूं। अगर मैंने इतने समय में कुछ नहीं सीखा तो मैं वास्तव में निराश हो जाऊंगा, है न? हेनरी ने पूछा। देखो, तुम इतने स्पष्टवादी हो। तुम कब से मुझसे एक साथ 5 से ज़्यादा शब्द कहने के लिए तैयार हो गए? एंगस ने पूछा। बकवास, हेनरी ने सोचा। संदेह को दूर करने की चाह में उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि यह हेनरी बहुत कम बोलने वाला काया है। हेनरी के माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी थीं, तभी एंगस की भौहें ढीली पड़ गईं और वह मुस्कुराया। मुझे अच्छा लगा, और ज़ोर से बोलो बेटा। शायद तब डेवोन तुम्हें इतना परेशान न करे। हेनरी ने राहत की सांस ली। अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि डेवोन को एक बहुत बड़ा गधा बनने से रोकने के लिए शब्द काफ़ी हैं, उसने कहा। हाँ, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी मेहनत की कमाई करता है। वैसे भी यह अच्छा है कि तुम उन युक्तियों को सीख रहे हो। शायद जल्द ही तुम इतने अच्छे हो जाओगे कि हमारे साथ नौकरी पर लग जाओ।
तब तक बंदूकों से दूर रहो, है न? क्यों? हेनरी ने कहना शुरू किया और फिर रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्यों। उसने अपने मध्य भाग पर देखा जहां उसकी शर्ट में अभी भी गोली का छेद था और वह क्षेत्र खून से लथपथ था। ये घाव उस क्षण की मूर्खता के कारण हुआ था जब उसका भूतकाल बंदूक चलाने की कोशिश करता था, किकबैक से चौंक जाता था और गोली गलत दिशा में चली जाती थी, धातु की सतह से टकराती थी और उछल जाती थी। बस इस विचार से हेनरी सिहर उठता था और झुंझलाहट में अपनी नाक पकड़ लेता था। पश्चिम में सबसे अधिक भयभीत बंदूकधारी एक मिसफायर से घायल हो गया। विडंबना है, मुझे लगता है, हेनरी ने एक आह भरते हुए सोचा और फिर, क्योंकि यह उचित लगा, उसने एक ठहाका लगाया। एंगस ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर कहा, जाओ अपने आप को साफ करो, बेटा, और फिर अपने कामों को देखो। ओह, हाँ, जरूर, हेनरी ने कहा, दूर मुड़ते हुए और जाने के लिए बहुत खुश था। जितनी देर तक वह एंगस से बात करता, उतना ही उसे लगता कि यह गैंग लीडर के संदेह को जगाने की संभावना है। इसके अलावा उसे चीज़ों के बारे में सोचने और खुद को इस परिचित और फिर भी अपरिचित वातावरण के साथ उन्मुख करने के लिए जगह की आवश्यकता थी जिसमें वह अब खुद को पाया। अपनी नई यादों की बदौलत हेनरी को नहाने की जगह मिल गई और बदलाव के लिए कपड़ों की अपनी छाती भी मिल गई। स्टाइल में हमारा स्वाद एक और अंतर है, ऐसा लगता है, हेनरी ने साफ शर्ट को नीचे खींचते हुए सोचा। अब उन अजीब चीज़ों के बारे में जो मैं देख रहा हूँ। जैसे ही हेनरी ने इसके बारे में सोचा, उसके चेहरे के सामने एक स्क्रीन प्रोजेक्ट हुई जिसमें एक सीलबंद लिफाफे की छवि थी जिसके कोने में एक छोटा 3 उकेरा हुआ था। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर हेनरी ने अपना हाथ बढ़ाया और लिफाफे को टैप किया, जिससे लिफाफे के खुलते ही एक एनिमेशन चलने लगा और एक के बाद एक 3 नोटिफिकेशन दिखाई देने से पहले एक पत्र बाहर निकल आया। आपको एक ग्रैंड क्वेस्ट मिला है। दैनिक क्वेस्ट अब उपलब्ध हैं। आपको अपनी स्थिति स्क्रीन तक पहुंच मिल गई है। स्वाभाविक रूप से हेनरी ने क्रम से जाने का फैसला किया और सूची में पहली अधिसूचना को टैप किया। ग्रैंड क्वेस्ट, अपने लिए एक नाम बनाओ। अब आप एक अपरिचित वातावरण में पहुंच चुके हैं और आपकी नई प्राप्त यादें आपको केवल इतना ही आगे ले जाएंगी। ऐसे अविश्वसनीय कार्य करें जिससे आपका नाम पूरी दुनिया में गूंजे जिसका आप अब हिस्सा हैं। किसी भी तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति बने। मुख्य खोज और उपखोज नियमित रूप से आपको पुरस्कार प्रदान करने और आपको उस मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए वितरित की जाएंगी जिस पर आपको चलना चाहिए। शुभकामनाएं। हेनरी ने संदेश को बार बार पढ़ा। वह इसे पहले ही पढ़ते ही समझ गया था, लेकिन यह सब इतना दिलचस्प था कि उसे 2 बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि इसे समझना काफ़ी आसान है। यह मूल रूप से मुझे बता रहा है कि मैं जितना प्रसिद्ध था उतना ही प्रसिद्ध बनूं, अच्छा, शायद उससे भी बेहतर। अधिमानतः बिना मरने के, बेशक। ठीक है, अगला। अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए हेनरी ने दूसरी अधिसूचना पर टैप किया। दैनिक खोज अब उपलब्ध हैं। रूटीन के बिना हेनरी मॉर्गन कौन है? दैनिक खोज आपको उस अजीब और फिर भी परिचित शरीर से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन की गई है जिसमें आप अब खुद को पाते हैं, नियमित कार्यों में व्यवस्थित करके जो आपको पूरा करने पर पुरस्कृत करते हैं। शुभकामनाएं। अंत में तीसरी अधिसूचना थी, आपको अपनी स्थिति स्क्रीन तक पहुंच प्राप्त हुई है, और जैसा कि उसने अन्य 2 के लिए किया था, हेनरी ने उस पर टैप किया और देखा कि संपूर्ण अधिसूचना पृष्ठ संख्याओं से भरे इंटरफेस में बदल गया। नाम, हेनरी मॉर्गन। स्तर 1/100। अनुभव, जाति, मानव। वर्ग, गनस्लिंगर। शीर्षक, कोई नहीं। हिट पॉइंट 10/10। मन पॉइंट 20/20। ताकत 5। चपलता 7। सहनशक्ति 5। धारणा 7। कौशल, मार्क्समैनशिप LV 1। वर्णन, वर्षों से आपने अपनी बंदूक चलाने की प्रतिभा को विकसित किया है और अपनी पिछली दुनिया की सीमा के करीब पहुंच गए हैं। निश्चिंत रहें, वे प्रतिभाएं आगे भी जारी रहेंगी। निष्क्रिय प्रभाव, आप बहुत अच्छी शूटिंग करते हैं। सक्रिय प्रभाव, जोड़ 5% सटीकता। सक्रिय करने के लिए मन पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत अच्छी शूटिंग करता हूँ। बस इतना ही। मैं थोड़ा अपमानित महसूस कर रहा हूँ। तुम वहाँ हो। पीछे से एक आवाज़ आई जिससे हेनरी ने पलट कर देखा और खुद को लाल आंखों और उभरे हुए पेट वाले भूरे बालों वाले दाढ़ी वाले आदमी के सामने पाया। यादें सामने आईं और हेनरी ने उस आदमी को गुडोल्ड जो के रूप में पहचाना। गिरोह का केयरटेकर और काम देने वाला। पुराने हेनरी ने जो के साथ बहुत समय बिताया था क्योंकि काम ही वह वास्तव में अच्छा था। तुम क्या कर रहे हो? बिना किसी चीज़ को घूर रहे हो? जो ने पूछा। हेनरी जिस चीज़ को इतनी ध्यान से देख रहा था, उसे देखने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें लगभग बेवकूफ़ी से सिकुड़ गईं। कुछ नहीं, हेनरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जो ने उसे एक कठोर नज़र से देखा, जैसे उसे संदेह हो कि हेनरी काम में ढिलाई बरत रहा है, और फिर वह बड़बड़ाया। चलो, तुम्हें काम करना है। बेहतर होगा कि तुम काम पर लग जाओ। एक गहरी सांस लेते हुए हेनरी मुस्कुराया। बेशक, उसने कहा, मार्गदर्शन करो। फिर से, जो को संदेह था। हेनरी ने कभी कामों के बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन जब उसे काम दिए गए तो वह कभी मुस्कुराया भी नहीं।
कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छे पुराने जो ने सोचा, लेकिन फिर कंधे उचकाकर उसे झटक दिया और हेनरी के पहले काम के लिए अस्तबल की ओर चल दिया। घोड़े की गंदगी को उठाना। 1 सप्ताह बाद क्या वह फिर से ऐसा कर रहा है? दाना ने अपनी बाहें मोड़कर पूछा, जबकि उसकी आंखें डायोनिसियो गैंग कैंप के चारों ओर दौड़ रहे एक व्यक्ति पर टिकी थीं। हाँ, वह कर रहा है, डेविन ने कर्कशता से उत्तर दिया। मैं पूरे सप्ताह उम्मीद कर रहा था कि वह थकावट से मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ की धारणा के साथ हेनरी की सुनने की शक्ति को बातचीत को समझ लेना चाहिए था, लेकिन उसके कान के पास से गुजरती हवा और बेहोश न होने की उसकी तीव्र इच्छा ने उसे पूरी तरह से दूर कर दिया, क्योंकि उसने सप्ताह के एक और दैनिक क्वेस्ट को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा दिया। दैनिक क्वेस्ट श्रेणी, शारीरिक 2 किलोमीटर की दूरी दौड़ें। पुरस्कार 5 अनुभव। सिस्टम, इसकी कई संख्याओं और इसके पुरस्कारों की सीमित समझ के साथ हेनरी ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया था, लेकिन जैसा कि इंटरफेस ने कहा था, वह कौन था? हेनरी मॉर्गन, बिना किसी दिनचर्या के। जब से हेनरी इस दुनिया में, इस शरीर में था, हर दिन एक दैनिक क्वेस्ट उसके सिर में डिंग अलार्म के साथ आता था। अब तक की दैनिक खोजें उसे दौड़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं और हेनरी को इससे नफरत नहीं थी। हालांकि एक चीज जिससे उसे नफरत थी, हफ 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 हेनरी, तुम मूर्ख। ये था कि यह शरीर शारीरिक गतिविधियों के लिए कितना बेकार था और 7 दिनों में ये कैसे बेहतर नहीं हुआ। तो हफ हफ इतना बेकार हो गया है। ये सिर्फ 2 किलोमीटर है और मुझे मरने जैसा लग रहा है। हेनरी, तुम परेशान करने वाले मूर्ख। बेशक हेनरी ने जो भी अपमान किया वह उसके नए शरीर के पिछले उपयोगकर्ता पर निर्देशित था। उसका एक समानांतर संस्करण जिसने जाहिर तौर पर अपने दयनीय रूप से छोटे जीवन में एक बार भी व्यायाम करने के बारे में नहीं सोचा था। खोज पूरी हुई। आपको 5 अनुभव प्राप्त हुए हैं। आपने 7 शारीरिक सहनशक्ति खोज सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। सहनशक्ति जोड़ 1। हफ्ते हेनरी अपने दौड़ने के रास्ते से हटकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया और पानी पीकर खुद को तरोताजा करने लगा। फिर उसने सोचा। स्थिति, नाम हेनरी मॉर्गन, स्तर 135/100 अनुभव, जाति मानव, वर्ग गनस्लिंगर, शीर्षक कोई नहीं, हिट पॉइंट 10/10, मन पॉइंट 20/20, ताकत 5, चपलता 7, सहनशक्ति 5 > 6, धारणा 7, कौशल मार्क्समैनशिप स्तर 1। हर दैनिक खोज के बाद जोड़ 5 अनुभव के अलावा उसकी सहनशक्ति में एकल अंक की वृद्धि पूरे सप्ताह स्क्रीन पर सबसे बड़ा बदलाव था। और जल्द ही घोड़े की अधिक गंदगी को इकट्ठा करने और अधिक घास ले जाने का समय आ जाएगा। मुझे ये जीवन पसंद नहीं है, हेनरी ने एक आह भरते हुए सोचा और एक ऐसी दुनिया में भागने के बारे में सोचा जिसके लिए उसकी यादों ने भी उसे तैयार नहीं किया था। और फिर ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। मुख्य क्वेस्ट, डायोनिसियो गैंग के साथ एक काम पूरा करें। पुरस्कार 50 एक्सपी। स्क्रीन पर संदेश पढ़ते समय हेनरी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये कहीं से भी आ गया, उसने बुदबुदाया, लेकिन स्क्रीन उसकी नज़रों से ओझल हो गई, क्योंकि उसने अपने आराम करने की जगह के पास आ रहे एक आदमी को देखा। वह आदमी 30 के दशक के आखिर में लग रहा था। उसके घुंघराले भूरे बाल उसकी टोपी के किनारों से बाहर निकल रहे थे। उसकी पतली मूंछें थीं और उसने हेनरी को सावधानी से देखा। एक काउबॉय की स्टीरियोटाइपिकल पोशाक पहने, फटी हुई टोपी और कमर पर होलिस्टर में बंदूक के साथ, मानव निर्मित हेनरी अपने अतीत के लिए उदासीन था। हेनरी, आदमी ने कहा। हाँ, चार्ल्स, हेनरी ने उत्तर दिया। उसने उस आदमी को वैसे ही पहचान लिया जैसे उसने गिरोह के बाकी सभी लोगों को पहचाना। चार्ल्स की आंखें सिकुड़ गईं। मिस्टर चार्ल्स, नहीं। अरे, तुम सचमुच बदल गई हो, उसने सांस लेने से पहले कहा। एंगस तुमसे बात करना चाहता है। चलो। चार्ल्स ने मुड़कर रास्ता दिखाया और हेनरी ने उसका पीछा किया। उसने खुद को उस हवेली को देखते हुए पाया जिसे गिरोह ने अपना अड्डा बना लिया था। डेनियोसियो गिरोह वर्षों से कानून के खिलाफ था और अपने पीछा करने वालों से आगे रहने के लिए कभी भी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुका था, लेकिन हेनरी को अपनी यादों की बदौलत पता था कि यह उनके लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। हेड्रॉन हवेली, जो अब देखभाल की कमी के कारण ढह रही है, सदियों से खड़ी थी और एक अमीर परिवार से संबंधित थी, जो इस क्षेत्र में अच्छी तरह से जाना जाता था और बहुत प्रभाव रखता था। केवल 1 महीने के अंतराल में सभी को नष्ट कर दिया गया। अफवाह है कि उनके विनाश का कारण एक अभिशाप था और अभिशाप को अनुबंधित करने के डर से स्थानीय लोग हवेली से दूर रहने लगे और यहाँ तक कि अपनी बस्ती को कई किलोमीटर दूर ले गए। जब तक गिरोह इस तथाकथित अभिशाप के खतरों को नज़रअंदाज कर सकता था, हेड्रॉन हवेली ने उन्हें एक स्तर की सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान की, जिसकी गारंटी किसी अन्य शिविर ने कभी नहीं दी थी। चार्ल्स ने रास्ते से रास्ता दिखाया, पुराने दरवाजे और सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में पहुंचा जो ऐसा लग रहा था जैसे ये घर के मालिक का मुख्य अध्ययन कक्ष हुआ करता था। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर नक्शे और दूसरे दस्तावेज बिखरे हुए थे। मेज के चारों ओर एंगस, डेवोन, डाना और गिरोह के लगभग 5 अन्य सदस्य बैठे थे। चार्ल्स भी मेज के चारों ओर अपनी जगह पर बैठा था। हेनरी, क्या तुम ठीक हो?
एंगस ने मेज पर रखे नक्शों से नज़र हटाए बिना पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, हेनरी ने जवाब दिया, उलझन में दिख रहा था कि आखिर सवाल क्यों पूछा गया। पूरे हफ्ते उसका एंगस और गिरोह के कई अन्य सदस्यों से बहुत कम संपर्क हुआ था। उसका सबसे करीबी विश्वासपात्र गुडोल जो था, जो हमेशा काम के लिए उसे बुलाता था। एंगस ने सिर हिलाया। अच्छा, क्योंकि तुम हमारे साथ आ रहे हो, उसने कहा। कहाँ? हेनरी ने पूछा, अभी भी उलझन में था। एंगस ने टेबल पर रखे एक नक्शे की ओर एक अस्पष्ट लहर बनाई और हेनरी के चेहरे पर सीधे देखा। एक ट्रेन न्यू फ्रॉइडन से होकर आ रही है। हम उस पर चढ़ रहे हैं और हम उसे लूट रहे हैं। तुम साथ आ रहे हो। एक सामूहिक कराह सुनाई दी और हेनरी ने देखा कि डेवॉन, दाना और गिरोह के 2 अन्य सदस्य टेबल पर बैठे हैं, जो उसे घूर रहे हैं और असंतोष में भौहें सिकोड़ रहे हैं। बाकी लोग उदासीन दिख रहे थे। वे इससे सहमत नहीं लग रहे हैं, हेनरी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। यह उनका निर्णय नहीं है, यह मेरा निर्णय है, एंगस ने हेनरी की ओर कदम बढ़ाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। 5 साल से तुम हमारे साथ हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारी मदद कर पाओगे, लेकिन तुमने हाल ही में मुझे प्रभावित किया है। हर दिन एक मूर्ख की तरह हवेली के चारों ओर भागकर। डेवॉन ने अपनी आवाज़ को कम करने की कोशिश किए बिना ही कहा। एंगस ने उसकी ओर देखा। हाँ, वास्तव में, इससे पता चलता है कि वह खुद को सुधारना चाहता है। और अगर आपको इसके और सबूत की ज़रूरत है, तो पिछले हफ्ते उसके द्वारा आपके सामने खड़े होकर आपको पीटने से बेहतर कुछ नहीं है। उसने मुझे नहीं पीटा, डेवन ने हताश कराहते हुए कहा। हाँ, उसने पीटा, एक सुंदर महिला ने हंसते हुए जवाब दिया। हेनरी ने उसे ट्रिस के रूप में पहचाना, गिरोह की कुछ महिलाओं में से एक। उसके बाल लाल भूरे रंग के थे और उसने बनियान, शर्ट और पतलून का कॉम्बो पहना हुआ था। उसकी शर्ट की आस्तीन उसके अग्रभागों तक मुड़ी हुई थी और उसके हाथ दस्ताने से ढके हुए थे। उसने धोखा दिया, डेवन ने झपट्टा मारा। और ये बुरा है? एंगस ने पूछा, जिससे डेवन की सांस अटक गई। एंगस ने आगे कहा, हम अपराधी हैं, हम लूटते हैं, हम धोखा देते हैं, हम ज़रूरत पड़ने पर हत्या करते हैं। हम ऐसे ही हैं। हेनरी ऐसा ही है और इसीलिए वह जीता। डेवन ने भौहें सिकोड़ी और उसकी कनपटी पर नस चढ़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपनी मुट्ठियां बांधकर मेज की ओर देखा। यहाँ हेनरी हमेशा से हम में से एक था, लेकिन उसमें सिर्फ ज़रूरी शारीरिक बनावट की कमी थी। लेकिन मैं उसे वहाँ खुद को साबित करने का एक मौका देने को तैयार हूँ। बेटा, तुम हमारे साथ आओगे। हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। क्या मुझे बंदूक मिलेगी? और क्या तुमने फिर से खुद को गोली मारी है? कोई मौका नहीं, दाना ने हंसते हुए कहा। एंगस भी मुस्कुराया। ये बेहतर है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। इससे बचो और फिर हम तुम्हें हथियार से लैस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? हेनरी ने पूछा। जैसा मैंने कहा, एंगस ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। हम कब निकलेंगे? आधे घंटे में। तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। हेनरी ने एंगस से टेबल पर बैठे दूसरे लोगों की ओर देखा। डेवन अभी भी भौहें सिकोड़े हुए था। दाना को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है और ट्रिस मुस्कुराए और उसे आंख मारी। थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए हेनरी ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा और फिर मुड़ा और कमरे से बाहर निकलकर तैयार हो गया। तैयार होने के लिए हेनरी ने नहाया और नए कपड़े पहने। शर्ट, पतलून और जैकेट का कॉम्बो, जो निस्संदेह पुराने हेनरी द्वारा अपने ट्रंक में रखे गए कपड़ों का सबसे अच्छा सेट था। फिर हेनरी अस्तबल के पीछे बाड़े वाले मैदान में गया और इस दुनिया में आने के बाद पहली बार वह उनका मल साफ करने या उन्हें खिलाने नहीं जा रहा था, बल्कि सवारी करने के लिए एक घोड़ा चुनने जा रहा था। गिरोह ने कभी पैदल यात्रा नहीं की और जबकि उनमें से हर एक के पास एक घोड़ा था जिसे वे पसंद करते थे, ऐसे घोड़े जो अपने मालिकों के अलावा किसी और को सवारी करने की अनुमति नहीं देते थे, फिर भी मैदान में कुछ काफ़ी जंगली बिना तोड़े घोड़े रखे हुए थे जो दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, या अंततः नकदी के लिए बेचे जाने के लिए। हेनरी ने अपना समय सभी लावारिस घोड़ों को एक एक करके देखने में बर्बाद नहीं किया, ये तय नहीं कर पाया कि किसे चुनना है। उनकी देखभाल करने के 1 सप्ताह के बाद उसने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था। उसके लिए यह एकमात्र अच्छा विकल्प था। घोड़ा एक घोड़ी थी जिसका कोट जेट ब्लैक था। उसके बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे और लगभग सुरुचिपूर्ण ढंग से फड़फड़ा रहे थे। सभी लावारिस घोड़ों में से वह सबसे अधिक फुर्तीला और तेज दिख रहा था, और जब से हेनरी ने घोड़ों की सवारी की थी, तब से वे उसके पसंदीदा प्रकार के थे। एक रेस का घोड़ा जो उसे जहां भी जाना हो उतनी तेजी से ले जाता था। अरे तुम, हेनरी ने लगाम थामे हुए घोड़े से मुस्कुराते हुए कहा। घोड़ी ने हेनरी के चेहरे को कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा, फिर उसने बिना किसी प्रतिबद्धता के अभिवादन किया और लगाम लगाने के लिए अपना सिर अपनी जगह पर रखा। हेनरी ने उसकी पीठ पर काठी रखी, उसे बांधा और लगाम अपने हाथों में लेकर उसने घोड़े को बाड़े से बाहर और आगे खुले में ले गया, जहां उसने अपने पैर को काठी में डालने से पहले उसे कुछ थपथपाया। जैसे ही वह बैठा, घोड़ा असंतुलित हो गया।
उसने अपना सिर उठाया और उसे इस तरह हिलाया मानो वह खुद को लगाम से मुक्त करना चाहती हो। जब हेनरी ने उसे आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए रकाब का इस्तेमाल किया तो वह आगे बढ़ी और हेनरी को झटकने के लिए गुस्से से उछलने लगी और इस दौरान उसने जोर जोर से आवाज़ें निकाली जिससे गिरोह के कई सदस्यों का ध्यान आकर्षित हुआ। इनमें से कई अच्छे पुराने जो थे जिनकी आंखें ये दृश्य देखकर चौड़ी हो गईं। हेनरी, भगवान के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। हेनरी ने उसे अनदेखा कर दिया। घोड़े के उछलने और आक्रामकता के बावजूद हेनरी चिंतित नहीं था। ये पहला घोड़ा नहीं था जिसे उसने कभी वश में किया था। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मविश्वास था और फिर उसने बस अपने वजन को उसी हिसाब से स्थानांतरित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उछल न जाए। आराम से लड़की, वाह वाह, आराम से आराम से, उसने घोड़े की पीठ को धीरे से हिलाते हुए और उसे शांत करने के लिए मनाते हुए शांति से कहा। हेनरी ने लगाम से एक हाथ हटाया और घोड़ी की गर्दन थपथपाए। तुम ठीक हो लड़की, आराम से, उछलना कम हो गया। घोड़ा कुछ बार बड़बड़ाया लेकिन फिर शांत होकर थोड़ी सी रफ्तार से चलने लगा। उसने हेनरी के हर संकेत का पालन किया। जब उसे निर्देश दिया गया तो वह आगे बढ़ गया और हेनरी ने जैसे ही घोड़े की लगाम खींची वह रुक गया। अच्छी लड़की, हेनरी ने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने गर्व से कुछ खर्राटे लिए लेकिन हेनरी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस पल उसके सिर में एक चेतावनी गूंजी और उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। तारांकन डिंग, आपने कौशल हासिल कर लिया है। वश में करना स्तर 1। आपने वश में करने का सक्रिय उपकौशल हासिल कर लिया है। संबंध बनाना। क्या आप अपने वश में किए गए घोड़े के साथ संबंध बनाना चाहेंगे? हाँ, जरूर, क्यों नहीं, हेनरी ने सहजता से कहा। अपने घोड़े का नाम बताइए। हेनरी ने इस पर थोड़ा विचार किया। निक्स, उसने आखिरकार कहा। घोड़े के काले बालों की वजह से यह नाम एकदम सही लग रहा था। घोड़ा, जिसका नाम अब निक्स रखा गया था, खुशी से झूम उठा और उसकी चाल में एक तरह की उछाल आ गई। एक सुंदर उछाल जो ऐसा लग रहा था जैसे वह ये दिखा रही हो कि उसे अपना नया नाम कितना पसंद है। उस पल हेनरी को कुछ महसूस हुआ। जब उसने मुस्कुराते हुए निक्स की गर्दन थपथपाई तो उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई क्योंकि उसे लगा कि उनके दिमाग में थोड़ी बहुत गहराई आ गई है। वह न केवल उसके हाव भाव या उछाल से बता सकता था कि वह खुश है बल्कि वह इसे महसूस भी कर सकता था। बॉन्डिंग पूरी हुई। जैसे ही उसके सिर में अलर्ट की आवाज़ आई, एक नई स्थिति स्क्रीन दिखाई दी और हेनरी को पता चल गया कि यह नहीं है क्योंकि यह उसकी तरह कुछ भी नहीं थी। नाम, निक्स। प्राणी, घोड़ा। नस्ल, वेलेरियन रेसहॉर्स। स्तर 1 0/25 एक्सपी। हिट पॉइंट 20/20। ताकत 25। गति 50। सहन शक्ति 20। हेनरी का ध्यान ज्यादातर स्तर के कोने पर तारांकन चिन्ह और एक्सपी काउंट पर था, इसलिए उसने उस पर क्लिक किया और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि यह जानकारी की एक विंडो में विस्तारित हो गया। तारांकन उपयोगकर्ता से जुड़े जानवरों को खोज को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त एक्सपी का 50% प्राप्त होता है। दैनिक खोज और कुछ अनूठी घटनाएं अपवाद हैं। नोट, आपके बंधे हुए जानवर द्वारा प्राप्त 50% क्वेस्ट पूरा करने के लिए आपको मिलने वाले एक्सपी को कम या अन्यथा प्रभावित नहीं करता है। अपनी सवारी के साथ हेनरी ट्रेन की नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए बहुत कम कर सकता था। अपने पिछले जीवन में उसने कई डकैतियां की थीं, इसलिए वह जानता था कि वह कैसे तैयारी करेगा। समस्या ये थी कि गिरोह में उसकी स्थिति ने उसे सभी अच्छे उपकरणों से वंचित कर दिया। उसे रस्सियां और कुछ राशन पैक करना था, जबकि उसे गोलियां पैक करनी चाहिए थीं और अपने घोड़े पर सभी तरह की बंदूकें रखनी चाहिए थीं। इसके अलावा उसे उन बंदूकों को भी रखना चाहिए था जो उसकी कमर पर होनी चाहिए थीं। ये सब शक्तिहीनता है, हेनरी ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। जब बाकी लोग आखिरकार हवेली से बाहर निकले तो वह निक्स के शरीर के खिलाफ अपने सैडल बैग की पट्टियों को समायोजित कर रहा था। विशेष रूप से एंगस के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी क्योंकि उसने एक लुढ़का हुआ नक्शा पकड़ा था और इसका उपयोग सभी को अपने घोड़े लेने और सवारी करने के लिए तैयार होने का इशारा करने और निर्देश देने के लिए किया था। ट्रेस अपने भूरे रंग के घोड़े पर सवार थी और हेनरी के पास निक्स के पास खड़ी थी। तुमने उसका दावा किया? उसने पूछा। हेनरी ने उसकी ओर देखा। उसने टोपी पहन रखी थी और इससे उसके सुंदर चेहरे को थोड़ी छाया मिल रही थी, लेकिन जब सूरज की रोशनी उसके बालों पर पड़ी तो वे भूरे रंग की बजाय ज्यादा लाल दिखाई दिए। हाँ, हेनरी ने उसे जवाब दिया। हम सभी सहमत थे कि वह एक जिद्दी लड़की थी, ट्रिस ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। हेनरी ने निक्स के कोट को रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसके आकर्षण का एक हिस्सा, उसने कहा। ट्रिस ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने उसका नाम बताया? हाँ, हेनरी ने जवाब दिया, निक्स। ट्रिस ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। हेनरी ने उसे बताया और खुद को निक्स की पीठ पर चढ़ा लिया और एंगस के आदेश के अनुसार सवारी करने के लिए तैयार हो गया। 1 मिनट बीता और उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने बगल की ओर देखा और पाया कि ट्रिस उसकी ओर देख रही है।
क्या वहाँ है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? उसने उलझन में पूछा। हाँ, नहीं, नहीं, ये बस अच्छा, तुम लग रहे हो आत्मविश्वासी। पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, ट्रिस ने कहा। ट्रिस और उसका भाई स्टीफन पूरे राज्य में वांछित अपराधी जोड़ी थे और राज्य छोड़ने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से उन्हें पकड़वा सकता था, या इससे भी बदतर इसलिए वे बचने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक संगठित गिरोह में शामिल हो गए। वे केवल 2 महीने या उससे भी कम समय के लिए डायोनिसियो गिरोह का हिस्सा थे, और अगर हेनरी पुराने और नए का पहले से ही गिरोह के साथ बहुत कम संपर्क था, तो ट्रिस और उसके भाई के साथ उसका और भी कम संपर्क था। उनके नाम जानने के अलावा वे अनिवार्य रूप से उसके लिए अजनबी थे। उनके लिए भी यही बात थी। इसलिए जब ट्रिस ने उसे अनिवार्य रूप से एक तारीफ दी तो हेनरी मुस्कुराया, नहीं क्योंकि वह खुश था, बल्कि वह मुस्कुराया क्योंकि वह शायद पहली व्यक्ति थी जिसके साथ उसे सावधानी से नहीं चलना पड़ा। भले ही डेवोन द हाफ-ऑर्क ने उस पर हमला किया हो और दाना को उसकी एक झलक भी नापसंद हो, हेनरी को संदेह था कि वह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसके बारे में गपशप की जाए। इसलिए जहां तक ट्रिस को पता था, वह हमेशा से ऐसा ही था। तभी एंगस की आवाज़ उनके राइडिंग ग्रुप के मुखिया से जोर से सुनाई दी। ठीक है सब लोग, सुनो। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार दोपहर तक ट्रेन आ जाएगी, इसलिए हमें तेज़ी से चलना होगा। हम स्टेशन पर चढ़ने से चूक गए और हमें इसे चलते फिरते हाईजैक करना पड़ेगा, जिससे शोरगुल मचेगा, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब तैयार हो जाओ। हेनरी ने निक्स की लगाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार वह वास्तव में कुछ रोमांचक करने वाला था। चलो सवारी करते हैं। एक सामूहिक हया तारांकन की आवाज़ निकली और घोड़े पूरी गति से सरपट दौड़ने लगे। हॉर्डन मैंशन के परिसर से गुजरते हुए, कुछ हद तक अव्यवस्थित स्वरूप में आगे बढ़ते हुए सड़क पर उतरे और चल पड़े। गिरोह जल्दी ही समूहों में बंट गया। पहला समूह जानता था कि ट्रेन का काम क्या है और सवारी करते समय आपस में इस बारे में बात करते थे, और एक समूह ऐसा था जो नहीं जानता था। हेनरी दूसरे समूह में अकेला था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही वह सवारी कर रहा था, हवा उसके खिलाफ बह रही थी और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। घोड़े की सवारी करते समय उसे हमेशा स्वतंत्रता का एहसास होता था। वह अभी भी अपने पिछले जीवन में अपने घोड़े को याद कर सकता था, लेकिन जब उसके विचार इस बात पर गए कि कानून ने घोड़े को कितनी बेरहमी से गोली मार दी थी, तो उसने जबरदस्ती उन विचारों को किनारे कर दिया। एक अच्छी बात यह थी कि वह निक्स की उत्तेजना को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह हिनहिना रही थी और सरपट दौड़ रही थी। अगर हेनरी ने उसकी लगाम को थोड़ा नहीं खींचा होता, तो उसे कोई संदेह नहीं था कि वह आगे बढ़ जाती और गठन में हर दूसरे घोड़े को पीछे छोड़ देती। उक्त गठन के पीछे होने के कारण हेनरी ने अकेलेपन का आनंद लिया। कभी कभी उसकी नज़रें हरे रंग के धुंधलेपन की ओर जाती, लेकिन जब एक घोड़ा उसके बगल में सवारी करने के लिए गठन से पीछे हटता, तो वह दृश्य अवरुद्ध हो जाता। सवार ट्रिस उसे देखकर मुस्कुराए। तुम घबरा रहे हो? उसने पूछा। थोड़ा सा, हेनरी ने स्वीकार किया। वह अपने पिछले जीवन में कई डकैतियों और डकैती में शामिल रहा था, लेकिन बिना हथियार के कभी नहीं गया था। वह बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहा था, लगभग नग्न। आह, चिंता मत करो, एक पुरुष की आवाज़ ने कहा, और हेनरी ने किसी और को गठन से पीछे हटते हुए देखने के लिए बगल की ओर देखा। पास रहो और तुम ठीक हो जाओगे, आदमी ने कहा। हेनरी ने उस आदमी को देखा और वह भ्रमित लग रहा था, क्योंकि आदमी ने सांत्वना देते हुए मुस्कुराया। मैं स्टीफन हूँ, उसने कहा। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, हेनरी ने उसे स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। स्टीफन ट्रिस का भाई था और डायोनिसियो गिरोह में शामिल होने से पहले उनके भाई बहन अपराधी जोड़ी का दूसरा हिस्सा था। उन्हें देखकर आप आसानी से समानता देख सकते थे। बालों का एक ही रंग, लाल भूरा, और अच्छा दिखना स्पष्ट रूप से परिवार में था। और मैं तुम्हें जानता हूँ, स्टीफन ने अपने सुंदर चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं मानता हूँ, मैं इस नौकरी के लिए तुम्हारे साथ आने के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन ट्रिस का कहना है कि तुम में कुछ खास बात है। बस भटकने की कोशिश मत करो। ठीक है, हेनरी ने सरलता से कहा, आगे देखा और अपनी निगाहें आगे की ओर रखीं। गिरोह तब तक सवार रहा जब तक कि उन्हें आगे न्यू फ्रॉइडन का शहर दिखाई नहीं दिया, और फिर उन्होंने पेड़ों की आड़ में छिपने के लिए एक छोटा सा चक्कर लगाया जहां वे सभी उतर गए। एंगस ने दूरबीन निकाली और जैसे ही उसने उनमें से देखा, वह हंस पड़ा, क्योंकि लक्ष्य ट्रेन अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक त्वरित स्टॉप के लिए स्टेशन पर रुकी। ठीक समय पर, जब तक हम वापस नहीं आ जाते, तुम घोड़ों पर नजर रखोगे, उसने पुकारा। तुम में से बाकी लोग साथ आओ, हमें ट्रेन पकड़नी है। एंगस ने हमले का नेतृत्व किया। गिरोह तेजी से लेकिन सावधानी से आगे बढ़ा। चौकस निगाहों से बचते हुए वे न्यू फ्रॉइडन ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़े। लक्ष्य ट्रेन के बिल्कुल अंत में एक मालवाहक गाड़ी थी जो ज्यादातर खाली थी और उसमें सबसे कम सुरक्षा थी। सभी लोग उसमें सवार हो गए और ट्रेन के चलने का इंतजार करते हुए उन्होंने छिपने की जगह ढूंढ ली। 10 मिनट बाद ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाए और लगातार तारांकन चुपगा चुपगा की आवाज़ के साथ ये रेल की पटरी के साथ साथ चली और न्यू फ्रॉइडन स्टेशन से दूर चली गई।
तब एंगस अपने छिपने की जगह से बाहर निकला और इशारा किया कि बाकी लोग भी ऐसा ही करें। ठीक है देवियों और सज्जनों, यही है। मैंने कुछ समय से इसकी योजना बनाई है और सफल होने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका तैयार किया है। एंगस ने एक क्षैतिज सपाट सतह पाए और उस पर अपने साथ लाया हुआ नक्शा खोला। हेनरी को उस दिन पहले मीटिंग रूम में टेबल पर नक्शा देखना याद आया। याद रखें, हमारे पास 1 घंटा है इससे पहले कि यह ट्रेन चौराहे पर पहुंचे, जहां ये दूसरी ट्रेन को पार करेगी जो न्यू फ्रॉइडन स्टेशन की ओर वापस जा रही है। हमें उस दूसरी ट्रेन में चढ़ना होगा इससे पहले कि वह भाग जाए। ठीक है, हम टीमों में आगे बढ़ेंगे। स्टीफन, चार्ल्स, टोनी, आप हेनरी को अपने साथ ले जाएंगे और यात्रियों से उनके पास मौजूद सभी कीमती सामान छीन लेंगे। यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करें, लेकिन यदि संभव हो तो किसी की जान न जाने दें। चार्ल्स ने उस चेतावनी पर नाक भान सिकुड़ी और एंगस ने उसे घूर कर देखा। हम हत्यारे नहीं हैं, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि हमें ऐसा होना ही न पड़े। तुम में से बाकी लोग मेरे साथ आएंगे। हम फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं। असली इनाम यही है। ठीक है, मास्क लगाओ। यहाँ चार्ल्स ने हेनरी को पहनने के लिए एक अतिरिक्त मास्क पकड़ाते हुए कहा। यह एक काला मास्क था जिसमें उसकी आंखों और नाक के लिए कटआउट थे और हेनरी ने तुरंत इसे अपने सिर पर बना लिया। चलो चलते हैं, एंगस ने कहा जब वह ट्रिस, डाना, डेवोन और कक नाम के एक लड़के के साथ कार्गो कार से बाहर निकला। वे अगली ट्रेन की बोगी में चढ़ गए और छत के पार फर्स्ट क्लास बोगी में पहुंच गए। चलो, स्टीफन ने हेनरी से कहा जब वे अगली 2 कार्गो कारों से गुजरे और फिर एक यात्री कार के दरवाजे पर पहुंचे जिसे उसने तुरंत लात मारकर बंद कर दिया। तारांकन धमाका। तारांकन। ठीक है देवियों और सज्जनों, सहयोग करो और मुझे दीवारों को आपके दिमाग से फिर से रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ल्स ने गहरी आवाज में कहा और अपनी बंदूक को स्तब्ध यात्रियों की ओर तान दिया। सामूहिक रूप से सांस फूलने लगी, लेकिन सभी वहीं रहे जहां वे थे। यह विशेष रूप से तब हुआ जब स्टीफन प्रत्येक हाथ में बंदूक लेकर अंदर आया। मेरा दोस्त अनावश्यक रूप से असभ्य हो रहा है, लेकिन हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह उसके मुखौटे के कारण अदृश्य हो गया, लेकिन किसी तरह वह अभी भी आकर्षक था। यह क्या है? नीली वर्दी में एक आदमी ने अपने हाथ को कमर पर होलिस्टर की ओर बढ़ाते हुए पूछा। यह एक बकवास कार्निवल है, तुम मूर्ख। ये कैसा दिखता है? टोनी ने अपनी बंदूक वर्दीधारी व्यक्ति के सिर पर तानते हुए पूछा। अब अपनी बंदूक खींचने जैसी बेवकूफ़ी मत करो। इसे धीरे से बाहर निकालो, इसे जमीन पर रखो और इस तरफ लात मारो। वर्दीधारी व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और कुछ बार झटके खाए। उसकी आंखें पीछे की ओर दरवाजे की खिड़की की ओर घूम गईं जो अगली यात्री कार की ओर जाती थी, जैसे कि वह सहारे की उम्मीद कर रहा हो। जब कोई आता हुआ नहीं दिखा तो उसने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और टोनी की ओर बंदूक तान दी। बंदूक हेनरी के पैरों पर आ गिरी। हेनरी की आंखें बंदूक पर टिकी थीं। ये 6 गोलियों से भरी एक रिवॉल्वर थी। कुछ सेकंड के लिए हेनरी अचंभित रह गया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसे उसकी पसंद का हथियार दिया गया था, बल्कि इसलिए भी था कि उसकी आंखों के सामने एक अर्धपारदर्शी नीली स्क्रीन पर एक सूचना दिखाई दी थी। तारांकन गनस्लिंगर क्लास, बंदूक चलाने की कला का मास्टर। जब आप बंदूक चलाते हैं तो आप खुद पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। आपकी धारणा बढ़ गई है और आप शायद ही कभी चौंके होंगे। जाओ हेनरी, इसे उठाओ और इस बार खुद को गोली मारने की कोशिश मत करो, टोनी ने कहा। चार्ल्स और स्टीफन भी हंसे। हाँ, बहुत मजेदार है, हेनरी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह नीचे झुका, बंदूक उठाई और उसे अपनी कमरबंद में डाल दिया। ये लो, टोनी ने हेनरी को एक थैला देते हुए कहा, चारों ओर घूमो ताकि ये अच्छे लोग अपना दान दे सकें। कंजूस मत बनो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो, चार्ल्स ने अपनी उस गहरी प्रेरक आवाज में कहा। हेनरी इधर उधर घूमा और लोगों ने अपनी नकदी, सिक्कों के पस और अन्य कीमती सामान थैले में डाल दिए। उसकी नई मिली बंदूक का हैंडल बाहर दिखा, लेकिन किसी ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। और फिर जब वे यात्रियों के साथ लगभग समाप्त हो गए तो हेनरी ने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। वर्दीधारी व्यक्ति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि चार्ल्स, टोनी और स्टीफन की नज़रें और ध्यान अब वास्तव में उस पर नहीं था, इसलिए उसने पीछे हाथ बढ़ाया और अपने पास रखी एक अतिरिक्त रिवॉल्वर को हाथ में लपेट लिया। एक पल में वर्दीधारी व्यक्ति ने अपना हथियार निकाला और स्टीफन की ओर इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगली ट्रिगर को दबा पाती। तारांकन धमाका। तारांकन ... हेनरी ने अपनी बंदूक तान दी और उस व्यक्ति की आंखों के बीच में एक गोली चला दी। मौत तुरंत हुई और साथ ही डरावनी चीखें भी। जैसे जैसे चीखें बढ़ती गईं, हेनरी को अपने सिर में मौजूद इकाई से एक चेतावनी मिली, बधाई हो, आपने किल रिवार्ड सिस्टम अनलॉक कर लिया है। आपको 10 एक्सपी मिले हैं। किल रिवॉर्ड सिस्टम, जब आप किसी को मारते हैं तो सिस्टम आपको आपके और आपके शिकार के बीच के स्तरों में अंतर, मारने की कठिनाई आदि जैसे कारकों के आधार पर अनुभव एक सब से पुरस्कृत करेगा। नोट:
कारक अलग अलग हो सकते हैं और आप गणनाओं से अवगत हो भी सकते हैं और नहीं भी। हैप्पी हंटिंग। अच्छा शॉट, चार्ल्स ने चौंकते हुए कहा। स्टीफन का मुंह खुला रह गया। हेनरी की गोली वर्दीधारी व्यक्ति के सिर में लगने से ठीक पहले उसने बंदूक की नली को अपनी ओर तानते हुए देखा था और उसका दिल उसके गले में उछल गया था। वह हेनरी की शूटिंग की सटीकता से हैरान था, लेकिन उससे भी अधिक वह आभारी था। भाग्यशाली शॉट, टोनी ने घुरघुराहट के साथ कहा। यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जो समझ में आता था कि हेनरी, जिसने पिछले सप्ताह खुद को घायल कर लिया था, अचानक बंदूक से कैसे वार कर सकता था। स्टीफन ने दरवाजे की खिड़की से बाहर देखा और उसके मुखौटे के पीछे उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। हमारे पास कंपनी है, उसने कहा। हेनरी की गोली ने वर्दीधारी आदमी के साथियों का ध्यान आकर्षित किया और वे पहले से ही हलचल कर रहे थे। आवरण ले लो, चार्ल्स चिल्लाया और अगले ही पल गोलियां चल पड़ीं। दरवाजे की खिड़की टूट गई। गोलियां लकड़ी की सतहों पर लगीं और धातु की सतहों से टकराकर धंस गईं। हेनरी ने झुककर देखा। उसने अपने शिकार की दूसरी बंदूक देखी, लेकिन उसे उठाने का फैसला नहीं किया। अगर वह एक बंदूक का इस्तेमाल करता तो उसका सौभाग्य कहीं ज्यादा विश्वसनीय होता, बजाय इसके कि वह एक साथ 2 गोली चलाता। बंदूक लेने के बजाय उसने शव में कुछ ऐसा ढूंढा जिसके बारे में उसे पता था कि उसमें कुछ होगा। अच्छा, हेनरी ने कहा जब उसने 20 गोलियों वाला एक छोटा सा बारूद का डिब्बा निकाला और उसे जल्दी से छिपा दिया। उसे नकदी की एक गड्डी भी मिली और उसने उसे भी छिपा दिया। शांति से हेनरी ने कुछ सांसें लीं। उसने उस आदमी के शव को देखा जिसे उसने अभी अभी मारा और लूटा था, और वास्तव में उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी की जान ली थी और उसे यकीन था कि यह आखिरी बार नहीं होगा। या तो वह या मैं हर बार खुद को चुनूंगा, हेनरी ने गंभीरता से सोचा। चलो चलें, टोनी अचानक चिल्लाया और आगे भागा और क्षतिग्रस्त दरवाज़ा खोला। उसने सही समय पर गोली चलाई थी। जब उन पर गोली चला रहे 2 दुश्मनों में से एक ने फिर से गोली चलाने के लिए रुका और उसने बिना समय बर्बाद किए उसे गोलियों से भर दिया। तब हेनरी खड़ा हो गया। उसने दूसरे दुश्मन पर एक बार गोली चलाई। तारांकन धमाका, एक हेडशॉट जिसने उसे तुरंत मार डाला। किल रिवार्ड 10 एक्सपी। टोनी ने भौहें सिकोड़ी। एक बार तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन दूसरी बार चारों, हेनरी, टोनी, चार्ल्स और स्टीफन ने तब कदम बढ़ाया। अगले दरवाजे के पीछे और भी दुश्मन थे और उनके आसपास खड़े होने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। यात्री अपनी सीटों पर दुबके हुए थे, सिर झुकाए हुए कांप रहे थे। डायोनिसियो लड़कों की आंखें कीमती सामान को देखने के लिए काफी उत्सुक थीं, लेकिन अभी इकट्ठा करने का समय नहीं था। और भी आ रहे हैं, चार्ल्स ने कहा, जब अन्य वर्दीधारी लोग अगले यात्री कार के दरवाजे के पीछे झुंड में इकट्ठा हुए। यहाँ जगह बहुत संकरी है और हम हर एक में घुस जाएंगे दूसरे के रास्ते से। तुम सही हो, टोनी ने कहा। हेनरी और मैं छत पर जाएंगे। हम जाएंगे? हेनरी ने आश्चर्य से पूछा। चलो, टोनी ने उसे एक बार खींचते हुए कहा ताकि सुनिश्चित हो सके कि वह उसके साथ आए। दोनों ने खुद को यात्री गाड़ी में ऊपर उठाया जब तक कि वे इसकी छत पर खड़े नहीं हो गए। यह एक स्थिर आधार नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि छत थोड़ी मुड़ी हुई थी, रेल की पटरियों पर चलते समय ट्रेन भी हिल रही थी। ट्रेन की गाड़ी में खड़े होने के दौरान जो लापरवाही थी, वह तेज हवा और खुली जगह के कारण और भी बदतर हो गई। चलो चलते हैं, टोनी ने हवा के ऊपर चिल्लाया। कहाँ? हेनरी ने पूछा। और कहाँ? प्रथम श्रेणी, एंगस और अन्य लोगों को शायद हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा हमें इससे पहले कि टोनी रुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। 2 यात्री गाड़ियों की दूरी पर 3 वर्दीधारी लोग छत पर चढ़ गए और आगे बढ़ गए। वे हिलती हुई ट्रेन या हवा से ज्यादा परेशान नहीं दिखे। और वे क्यों परेशान होंगे? वे हवा के बहाव के विपरीत थे और काफी मजबूत मांसपेशियों वाले व्यक्ति थे, जिनके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र मजबूत थे, जिससे उन्हें स्थिरता मिलती थी जो हेनरी के इस कमजोर किशोर शरीर में नहीं थी। भगवान धिक्कार है, टोनी चिल्लाया और 2 गोलियां चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाए। वे दोनों चूक गए। ट्रेन के हिलने से उसका निशाना चूक गया। हेनरी ने भी अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उसने अंधाधुंध गोली नहीं चलाई। उसने निशाना लगाने में 1 सेकंड का समय लिया। यह एक गलती थी। वह वर्दीधारी व्यक्ति जिस पर उसने अपनी बंदूक तान रखी थी, वह उतना सतर्क नहीं था और उसने लगभग बेतरतीब ढंग से गोली चलाई, जो फिर भी हेनरी के शरीर में लगी। आपने 2 हिट पॉइंट खो दिए। हिट पॉइंट 8/10। आह! हेनरी ने चिल्लाया, क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे में लगी थी, लेकिन बंदूक चलाने के वर्षों के अनुभव ने उसे प्रेरित किया और उसने फिर भी गोली चलाई। गोली जानलेवा नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से धातु की पीड़ा के साथ ये वर्दीधारी व्यक्ति की बंदूक पर लगी और उसके हाथ से उड़ गई। आह! वर्दीधारी व्यक्ति अपनी बंदूक के बलपूर्वक छीने जाने के दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने छलांग लगाई और अपना शरीर हेनरी पर पटक दिया। हेनरी अपने कंधे के घाव से खून की कमी से सुस्त हो गया था। वह ट्रेन की छत पर गिरने से बच नहीं सका,
लेकिन किस्मत से वह अपनी बंदूक को पकड़ने में कामयाब रहा, जो सौभाग्य की बात थी क्योंकि वर्दीधारी व्यक्ति ने अगले ही पल एक खंजर निकाल लिया। जैसे ही उसके हमलावर ने घातक वार करने के लिए खंजर नीचे लाया, हेनरी ने ज्यादातर रिफ्लेक्स से प्रेरित होकर अपनी बंदूक के बट को उस व्यक्ति की कनपटी पर दे मारा। वह व्यक्ति कराह उठा, उसे चक्कर आ गया। हेनरी ने अपना मौका भुनाया। उसने अपने घुटने से उस आदमी को उसके शरीर से और ट्रेन की छत से पूरी तरह से नीचे गिरा दिया। आदमी चिल्लाने लगा लेकिन अचानक रुक गया क्योंकि उसका सिर एक चट्टान से टकराया और फट गया। मारने का इनाम 10 एक्सपी। हेनरी ने अधिसूचना की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसे याद आया कि 3 लोग उस पर और टोनी पर हमला कर रहे थे और कुछ सेकंड में जब वह शरीर से टकराया और गोली लगने में लगा तो टोनी ने एक आदमी के पैर में गोली मार दी थी और दूसरे के साथ हाथापाई कर रहा था। जिस आदमी के पैर में टोनी ने गोली मारी थी वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा लेकिन दृढ़ निश्चयी था। उसने अपनी बंदूक उठाई और खुद को गोली चलाने के लिए तैयार किया। हेनरी ने भी खुद को स्थिर किया और एक सफल शॉट को और अधिक सुनिश्चित करने और गोली चलाने की तैयारी में लगने वाले समय को कम करने के लिए उसने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि उसके निशानेबाजी कौशल ने उसे जोड़ 5% सटीकता प्रदान की। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो पहले से ही बंदूक चलाने में इतना अच्छा था, 5% पर्याप्त था। मार्क्समैनशिप लेवल 1 सक्रिय प्रभाव सक्रिय करना, जोड़ 5% सटीकता। बढ़ी हुई सटीकता के साथ भी हेनरी ने फिर भी 2 बार गोली चलाई। अरे! वर्दीधारी व्यक्ति कराह उठा क्योंकि उसे 2 घातक घाव लगे थे। उसका शरीर कमजोर हो गया, वह अपने घुटनों पर गिर गया, एक तरफ गिर गया और मर गया। मारने का इनाम 10 एक्सपी। आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। तारांकन कौशल एक्सपी अर्जित करने और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अपने मार्क्समैनशिप लेवल 1 कौशल के सक्रिय प्रभाव का उपयोग करें। यह एक और सूचना थी जिस पर हेनरी ने शायद ही ध्यान दिया हो क्योंकि ठीक उसी समय टोनी ने अपने संघर्ष में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया, अपनी बंदूक की नाल को सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर दबाया और गोली चला दी। यह एक खूनी शॉट था लेकिन इसने निश्चित रूप से काम पूरा कर दिया। आप ठीक हैं? टोनी ने हेनरी के कंधे के घाव पर नजर रखते हुए पूछा। मैं जीवित रहूंगा, हेनरी ने उत्तर दिया। उसने अपनी पहली हत्या से चुराया हुआ बारूद का डिब्बा निकाला और अब तक चलाई गई 5 गोलियों को बदल दिया ताकि उसके पास फिर से पूरा कारतूस हो। टोनी ने भी फिर से गोलियां भरी और फिर वे ट्रेन की छत पर अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक भयानक दृश्य पर पहुंच गए। ये ट्रिस और डाना है, टोनी ने गंभीरता से कहा। दोनों महिलाएं एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। उनके मुखौटे और टोपियां लड़ाई में फेंक दी गई थीं। उनके आसपास कुछ शव थे लेकिन 3 स्वस्थ पुरुष अभी भी उनका सामना कर रहे थे, बंदूकें उठाए हुए। 4 और लोग लड़ाई में शामिल हो रहे थे और छत पर चढ़ रहे थे। हेनरी और टोनी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। टोनी ने गोलियों की बौछार से एक को मार डाला और उस समय सीमा के भीतर हेनरी ने 3 बार गोली चलाई और उसने 3 को मार गिराया। वर्दीधारी पुरुषों का ध्यान उस पर नहीं था और उसके अतिरिक्त सटीकता बोनस के कारण उसके पास चूकने का कोई रास्ता नहीं था। मारने का इनाम 10 एक्सपी। आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। मारने का इनाम 10 एक्सपी। आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। मारने का इनाम 10 एक्सपी। आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। मारने का इनाम 10 एक्सपी। आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। मारने का इनाम 10 एक्सपी। आपने कौशल एक्सपी प्राप्त किया है। स्तर ऊपर, आप अब स्तर 2 पर हैं। अब आप लेवल 2 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम 20 तक बढ़ा। हिट पॉइंट 18/20। मन पॉइंट अधिकतम 30 तक बढ़ा। आपके पास 6 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। आपने इन्वेंट्री अनलॉक कर ली है। इन्वेंट्री एक सब स्पेस स्टोरेज इंटरफेस जो आपके लिए विचार के थोड़े से झुकाव के माध्यम से सुलभ है। नोट: सभी लूटे गए आइटम सीधे आपकी इन्वेंट्री में संग्रहीत किए जाएंगे। हेनरी ने तरोताजा महसूस किया। उसने पाया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आराम की भावना को अपने ऊपर बहने दिया है। वह बेहतर सोच सकता था और जो भी सुस्ती उसे महसूस होने लगी थी वह गायब हो गई। अरे! टोनी ने पुकारा, हेनरी को उसके आराम के मूड से बाहर निकाला। क्या? हेनरी ने उलझन में लगकर पूछा। क्या कुछ गड़बड़ है? टोनी ने पूछा, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। कुछ नहीं, हेनरी ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं और ठीक के बीच एक विराम था क्योंकि जब उसने चारों ओर देखा तो हेनरी ने ट्रेन की छतों पर बिखरे सभी शवों के ऊपर बटन तैरते हुए देखे। बटन गोलाकार थे और उनके अंदर लूट शब्द लिखा हुआ था। लगभग तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने एक सूचना दिखाई दी। ट्यूटोरियल: क्या आप मृतकों को लूटना चाहेंगे? ट्यूटोरियल: हेनरी ने प्रश्न पढ़ने से पहले बुदबुदाया, हाँ, मुझे लगता है। उन्हें लूटो। तारांकन चिंग: आपने 10 वरलान लूटे हैं। आपने 80 पाउंड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर बारूद बॉक्स X15 गोलियां लूटा है। आपने 12 वरलान लूटे हैं। आपने 60 पाउंड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर बारूद बॉक्स X9 गोलियां लूटा है।
आपने एक धातु की अंगूठी लूटी है। आपने 20 वरलान लूटे हैं। आपने 50 पाउंड लूटे हैं। आपने एक रिवॉल्वर बारूद बॉक्स X12 गोलियां लूटा है। हेनरी बस देखता रहा, इतना स्तब्ध कि बोल नहीं पाया। ट्रेन की छत पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए कम से कम 3 अधिसूचनाएं थीं। सभी एक दूसरे के बाद एक लंबी सूची में थीं। लेकिन ट्यूटोरियल अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद एक बड़ी आयताकार स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन को छोटे चौकोर बक्सों में विभाजित किया गया था और इसके सबसे ऊपर एक बड़ा शीर्षक था, इन्वेंट्री। प्रत्येक चौकोर बॉक्स में वह सब कुछ था जो अब तक लूटा गया था। सब बड़े करीने से व्यवस्थित था। व्यवस्थित लूट में सबसे आकर्षक वह था जिसमें 287 वेरलान थे जो हेनरी के नाम पर थे और दूसरा अलग वर्ग 690 क्विड के लिए था जो लूटे गए थे। वेरलान और क्विड स्वीकृत मुद्रा थे। वेरलान सोने के मानक पर मुद्रित नकदी के बंडल थे और क्विड तांबे के मिश्र धातु के सिक्के थे जिनमें 100 क्विड एक वेरलान के बराबर होते थे। खैर, हेनरी ने चौकोर बॉक्स में से एक को हाथ लगाया और उसमें रखी नकदी को छूते ही एक हंसी निकाली। प्रभावशाली जादू, उसने सोचा और अपना हाथ वापस खींच लिया। यह शायद अब तक का सबसे प्रभावशाली शो था जो सिस्टम ने उसके लिए किया था। इस बीच, लगभग जैसे कि यह योजनाबद्ध था, हेनरी और टोनी की फायर की गई गोलियों ने ट्रिस और दाना को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। दाना ने अपनी ओर तानी गई बंदूकों में से एक को किनारे कर दिया और एक चाकू हाथ में लेकर उसने 3 वर्दीधारी लोगों में से एक की गर्दन पर वार कर दिया। ट्रिस आगे बढ़ी और 2 में से एक की कलाई पकड़ ली जो अभी भी जीवित थे। उसने बंदूक की नली को ऊपर उठाया और उस व्यक्ति ने कई राउंड फायर किए और फिर उसका हाथ नीचे खींचकर उसे जीवित बचे एकमात्र वर्दीधारी व्यक्ति की छाती पर निशाना बनाया। गोली चली और मौत तुरंत हो गई। जब उसने अपने साथी को गोली लगने से मरते देखा तो उस व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ट्रिस की पकड़ के खिलाफ और भी ज्यादा प्रतिरोध किया। तुम कुतिया आह, उसने कहा जब दाना ने उसे पीछे से पकड़ा और उसका गला काट दिया, जिससे उसका खून लीटरों में बह गया। कुछ ही सेकंड में उसकी जान चली गई। अपने दुश्मनों को पराजित करने के बाद दाना और ट्रिस ने पीछे मुड़कर उन 2 लोगों की ओर देखा जिन्होंने उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित किया था। उसे क्या हो गया है? दाना ने हेनरी की ओर घृणा भरी नज़र से पूछा, जो कुछ नहीं देख रहा था। रक्त की कमी शायद उसे परेशान कर रही है, टोनी ने हेनरी के कंधे के घाव पर नज़र डालते हुए कहा। किसने उसे बंदूक रखने दी? दाना ने पूछा। उसकी नज़र हेनरी के दाहिने हाथ में रिवॉल्वर पर पड़ी। वह वास्तव में इसके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, टोनी ने अपनी कोहनी से हेनरी को धक्का देने से पहले अपने मुखौटे से छिपी मुस्कान के साथ कहा। हम क्या? हेनरी ने बुदबुदाया क्योंकि इंटरफेस उसकी नज़र से ओझल हो गया और उसने देखा कि तीनों उसे घूर रहे थे। चार्ल्स और स्टीफन, ट्रिस ने पूछा। उन्हें वहां जाना चाहिए था, टोनी ने जवाब दिया और फिर अपना एक सवाल पूछा, एंगस, डेवोन और कक। अब तक उन्हें प्रथम श्रेणी में पहुंच जाना चाहिए था, दाना ने 2 बंदूकें उठाते हुए और एक ट्रिस को देते हुए कहा। तो हमें बेहतर होगा कि हम पकड़ लें, टोनी ने तत्परता से कहा। अगर हमें पहले ही इतना विरोध झेलना पड़ा है तो कौन जानता है कि असली लूट की रक्षा कौन कर रहा है। महिलाओं ने सहमति जताई और 2 और कार की छतों पर रास्ता दिखाया। हेनरी ने ज्यादातर उन लोगों की तलाश की जिन्हें उसने अभी तक लूटा था, इस शानदार सुविधा का पूरा फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित था जो सिस्टम ने उसे दी थी। फर्स्ट क्लास कार को पहचानना बहुत आसान था। इसका डिज़ाइन शानदार था और इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री बेहतर गुणवत्ता की लग रही थी। जब चारों नीचे उतरे और फर्स्ट क्लास कारों में से पहली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने गोलीबारी के संकेत देखे, भले ही यह हेनरी या टोनी ने अब तक जो देखा था उसके आसपास कहीं नहीं था। उन्होंने दरवाजा खोला और वहां एंगस खड़ा था। उसकी सफ़ेद शर्ट अभी भी साफ थी और उसके कपड़े फर्स्ट क्लास लाउंज के भव्य सौंदर्य से मेल खाते थे। कक अपने मुंह में सिगरेट लिए हुए था जबकि वह अपनी बंदूक को फिर से लोड कर रहा था और अंत में डेवोन, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे, जिनमें से कोई भी उसका नहीं लग रहा था, उसके हाथ में एक बड़ी बंदूक थी। एक आदमी के लिए उसके चेहरे के साथ एकदम सही हथियार। चीज़ों को देखने से प्रथम श्रेणी में कोई यात्री नहीं था। पूरी गाड़ी को सुरक्षा के लिए आरक्षित किया गया था, जिसका मतलब था कि दूसरी तरफ सील किए गए केबिन की सुरक्षा करना। यहीं से अब तक मारे गए अधिकांश वर्दीधारी लोग बाहर निकले थे। हेनरी ने लाउंज में बिखरे 10 शवों को गिना जो लूटे जाने का इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक के पास जाने और उनके ऊपर तैरते हुए अलग अलग बटनों को टैप करने के बजाय उसने बस सिस्टम इंटरफेस द्वारा प्रस्तुत एकल लूट बटन पर क्लिक किया और मुस्कुराया क्योंकि चिंग ध्वनि ने उसकी सूची में सभी उपचारात्मक धन के आगमन की घोषणा की। वे तीनों में से मिले, केवल एंगस ने अभी भी अपना मुखौटा पहना हुआ था। कक ने स्पष्ट रूप से अपना मुखौटा उतार दिया था ताकि वह सिगरेट पी सके और डेवॉन ऐसा लग रहा था कि वह अपने चेहरे को अपने मारे गए लोगों के खून में नहलाने में कहीं अधिक सहज था। आह, तुम यहाँ हो, एंगस ने कहा जब हेनरी और अन्य लाउंज में चले गए। गिरोह के नेता ने अपनी बंदूक के सिलेंडर की जांच की और फिर हेनरी और टोनी की ओर देखा। अब क्या तुम में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि पहली गोली किसने चलाई? मैंने चलाई, हेनरी ने कहा।
आह बेशक, तुमने चलाई, डेवन ने एक ऐसी हंसी के साथ कहा जो उसके राक्षस जैसे कैनाइन और चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे के साथ बहुत भयानक लग रही थी। किसने तुम्हें बंदूक रखने दी? मैंने यही कहा, दाना ने हंसते हुए कहा। टोनी आगे बढ़ा, पीछे हटो, क्या तुम? उसे ऐसा करना ही था। अगर वह न होता तो शायद स्टीफन के सिर में अभी गोली लग जाती। ट्रिस की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या? एंगस ने एक सांस ली और अपनी नाक के पुल को पकड़ लिया। जो भी हो, तुमने हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी हैं, बेटा। ट्रेन के पार लड़ाई एक तैयार फायरिंग दस्ता यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है, चीज़ें वाकई बहुत बुरी हो सकती थीं। मुझे खेद है, हेनरी ने स्पष्ट रूप से कहा। अच्छा, अब हम यहाँ हैं, एंगस ने केबिन के दरवाजे की ओर मुड़ते हुए कहा, जिसने उनके पुरस्कार को सील कर दिया था, इस सारे रक्तपात को सार्थक बनाने के लिए अंतिम बाधा। एंगस ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण हेनरी के दिमाग में एक चेतावनी आई। जादू से लैस एक बंदूकधारी का पता चला है। आपने एक उपखोज शुरू की है। बंदूकधारी को हराएं और उसके जादू को अपना बनाएं। मारने का इनाम 45 अनुभव। उपखोज का इनाम 30 अनुभव। निक्स को आपके उपखोज इनाम का 50% मिलेगा। आपके अनुभव की गिनती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुभकामनाएं। हेनरी ने संदेश को जल्दी से पढ़ा और फिर उसकी नज़र दरवाजे पर गई। उस क्षण उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी और उसने खुद को आगे बढ़कर पुकारने से रोक नहीं पाया। एंगस, रुको! एंगस के हाथ ने दरवाजे को छुआ और एक जोरदार धमाका, तारांकन की आवाज़ आई, जैसे कि तीव्र जादुई ऊर्जा के काले तने दरवाजे को उसके टिका से उड़ाकर ले गए। तारांकन धमाका, तारांकन, और गैंग लीडर को डिब्बे के दूसरी तरफ जोरदार टक्कर मारी। जिस धमाके से दरवाज़ा टूट गया, उसके साथ ही एक व्यापक शॉकवेव भी आई, जिसने फर्स्ट क्लास लाउंज में मौजूद गिरोह के हर दूसरे सदस्य को चारों ओर से उड़ा दिया। जब एंगस को उड़ाया गया, तब हेनरी उसके सबसे करीब था। उसे शॉकवेव का सबसे बुरा सामना करना पड़ा, क्योंकि वह एक कुर्सी पर इस तरह से गिरा कि उसका सिर दीवार से इतनी जोर से टकराया कि निस्संदेह उसकी खोपड़ी टूट गई। आपने 2 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 16/20। आह! हेनरी ने अपने सिर के पीछे हाथ रखकर कराहते हुए कहा कि कहीं खून की कमी तो नहीं हो गई है। लेकिन फिर, स्तब्ध अन्य लोगों की तरह, उसकी नज़र उस दरवाजे पर गई, जिसे अभी अभी खोला गया था, जहां उसने 2 आकृतियों को एक साथ बाहर निकलते देखा। एक की उम्र 40 के आसपास लग रही थी और उसने एक अजीबोगरीब लबादा पहना हुआ था, जिस पर जटिल डिज़ाइन उकेरे हुए थे, जबकि उसने एक हाथ से एक शानदार दिखने वाली छाती को पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी, जबकि वह अपने मुक्त हाथ की उंगलियों को घुमा रहा था, क्योंकि वे अंधेरे जादुई ऊर्जा से चटक रही थीं। दूसरा व्यक्ति कम उम्र का लग रहा था और वह वास्तव में हेनरी का ध्यान आकर्षित कर रहा था, क्योंकि उसे यह जानने के लिए सिस्टम से किसी भी तरह के दावे की आवश्यकता नहीं थी कि यह वह व्यक्ति था जिसे उसके उप अभियान ने पराजित करने के लिए कहा था। दूसरा व्यक्ति आसानी से 6 फीट से अधिक लंबा था। उसने वर्दी पहनी हुई थी, जो ट्रेन में मौजूद कई मृत लोगों की तरह ही आधिकारिक दिखती थी, लेकिन अधिक तीखे और अधिक कड़ाई वाले डिज़ाइन थे, जो बहुत उच्च रैंकिंग का संकेत देते थे। उसके भूरे बाल पीछे की ओर चिकने थे और उसके भौहें सिकुड़ते होंठों के चारों ओर एक कटी हुई दाढ़ी थी। एक हाथ में उसने एक साधारण मूठ वाली स्टील की तलवार पकड़ी हुई थी और दूसरे में उसने एक बंदूक पकड़ी हुई थी, हेनरी ने अब तक देखी सबसे अजीब बंदूक। जो कुछ कह रहा था, क्योंकि उसने अपने हिस्से से कहीं अधिक नवीन डिज़ाइन देखे थे। बंदूक एक रिवॉल्वर थी जिसकी बैरल 8 इंच से अधिक लंबी थी। यह एक जेट ब्लैक रंग था जिसमें आपस में जुड़े हुए तराजू थे जो प्रकाश को पकड़ते और भयंकर रूप से चमकते प्रतीत होते थे। ट्रिगर गार्ड 6 नुकीले दांतों की तरह लग रहा था जो लगभग भयावह रूप से एक साथ आ रहे थे, और ट्रिगर का वह हिस्सा जिसे हेनरी देख सकता था, मिथकों से किसी राक्षस की एसिड हरे रंग की पतली जीभों के संग्रह की तरह मुड़ा हुआ था। बंदूक के सिलेंडर, जिसमें हर गोली के खंड पर एक कांस्य सर्प चमक रहा था, से एक अम्लीय हरे रंग की चमक निकल रही थी, और जैसे ही आदमी ने बंदूक के हथौड़े से छेड़छाड़ की, चमक और भी तीव्र हो गई। उन सभी पर विस्फोट करने वाली शॉकवेव के प्रभाव को झटकते हुए टोनी, डेवोन, कक, दाना और ट्रिस अपने पैरों पर वापस आ गए और बंदूकधारी और उसके बगल में रोब पहने अजनबी दोनों पर कई गोलियां चलाने के लिए अपनी बंदूकें उठाईं। हेनरी ने मुंह खोलकर देखा कि जादुई ऊर्जा से बनी एक पारदर्शी ढाल बंदूक चलाने वाले गिरोह और उनके लक्ष्यों के बीच की जगह में दिखाई दी और सभी फायर की गई गोलियों से गतिज ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे वे हानिरहित छर्रों की तरह जमीन पर गिर गईं। रोब पहने अजनबी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी उंगली को अपनी बांह के नीचे दबाए हुए सीने पर सहलाते हुए कहा, ये कि तुम मेरे जैसे जादूगर पर भी अपनी बंदूकें उठाओगे, निश्चित रूप से तुम सभी को बर्बाद कर देगा। उसने अपनी तरफ बंदूकधारी की ओर देखने से पहले एक हंसी के साथ कहा, श्रीग्रांड, वह करो जो तुम्हारे बेकार अधीनस्थ करने में विफल रहे और उन्हें नष्ट कर दो। क्या तुम करोगे? खुशी से, श्रीग्रांड, बंदूकधारी ने कहा और उसने अपनी अजीब बंदूक उठाए, उसे कर्क की ओर इशारा किया और ट्रिगर खींच दिया। हेनरी की नज़रें बंदूक पर टिकी थीं और श्रीग्रांड द्वारा गोली चलाने के बाद इसकी विचित्रता और भी आकर्षक हो गई।
बंदूक के सिलेंडर पर उकेरे गए प्रत्येक सर्प के सिर पर 2 हरे बिंदु चमक रहे थे और बंदूक के हैंडल पर रून की एक सरणी दिखाई दे रही थी, जबकि अम्लीय चमक एक तीव्र पन्ना चमक में बढ़ गई क्योंकि गोली अंततः बैरल से निकल गई और कक के पेट में जा लगी। ये सब 1 सेकंड के अंतराल में हुआ और कक को गोली लगने से बचने के निरर्थक प्रयास में हिलने का अवसर भी नहीं मिला। अरे, उसने लगभग आश्चर्य में कहा। जब वह पीछे की ओर गिरा तो उसने अपनी सिगरेट पर पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन जब उसने लाउंज की छत पर अपना सिर उठाया तो वह अंततः उसके होठों से गिर गई और उसके चेहरे पर उस दर्द से घबराहट होने लगी जो उसके शरीर में फैलने लगा था। कक, टोनी ने पुकारा। अर्र! गैस को फैलते देख हेनरी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ढीला मास्क भी उतार दिया, ताकि वह अपनी नाक को कोहनी के अंदर दबा सके, ताकि वह इसे सांस के साथ अंदर न ले, क्योंकि सामान्य बुद्धि उसे बता रही थी कि मरते हुए आदमी के मुंह से निकलने वाली हरे रंग की गैस सांस के साथ अंदर लेने लायक नहीं है। बाकी लोगों ने भी अपनी सांस रोक ली, लेकिन फिर टोनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि कक के गोली के घाव से रिसना शुरू हो गया है और उसके पूरे मध्य भाग में हरी नसें फैल गई हैं। रिसना जल्दी ही एक बुलबुला बन गया जो एक अम्लीय तारांकन टीएसएस ध्वनि के साथ फूट पड़ा। वह अकेला नहीं था जिसने देखा, लेकिन वह चेतावनी देने वाला पहला व्यक्ति था। सभी भाग जाओ! कक का मध्य भाग एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और एक अम्लीय दहनशील बुलबुले में फट गया, जिसने उसके अंदरूनी हिस्से को अम्लीय गूदे के रूप में ट्रेन लाउंज के उनके हिस्से में फैला दिया। हेनरी नीचे कूदा और अपने सामने की कुर्सियों के पीछे छिप गया। गिरोह के बाकी लोगों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। वे वास्तव में एसिड के विस्फोट से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे, लेकिन सुरक्षित रूप से गोता लगाना अभी भी संभव था। कम से कम उनमें से अधिकांश के लिए। ट्रिस चिल्लाई। एसिडिक धूप का एक धब्बा उसकी पीठ पर गिरा था, जो 1 सेकंड में उसकी बनियान को जला रहा था। वह अपनी बनियान उतारने में कामयाब रही, लेकिन गर्मी पहले ही उसकी शर्ट में जा चुकी थी और घाव से उठती भयानक दिखने वाली भाप के साथ उसकी त्वचा लाल हो गई थी। वह अकेली बदकिस्मत नहीं थी। अघे डेवन का राह उठा क्योंकि उसका पूरा सामने वाला हिस्सा धूप से भर गया था और हालांकि उसने ट्रिस की तरह ही तेजी से प्रतिक्रिया की और अपनी शर्ट को फाड़ दिया, लेकिन गर्मी अंदर तक पहुंच गई थी और एक जले हुए निशान को छोड़ गई थी। हालांकि डेवन के जले हुए निशान ट्रिस के घाव की तरह ही भाप से भरे थे, लेकिन ये सिर्फ एक निशान था। त्वचा निश्चित रूप से जली हुई थी, लेकिन किसी तरह यह एक छोटी सी असुविधा से ज्यादा खराब नहीं लग रही थी। एक हाफ ऑफ मी, ग्रांट ने डेवन के कैनाइन और फिर उसकी छाती को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी राक्षसी मोटी त्वचा के बारे में कहानियां सुनी हैं। मैंने सुना है कि यह गोली को भी नहीं रोक सकती। मी, ग्रांट ने अपनी बंदूक उठाए और उसे डेवॉन की ओर तान दिया, लेकिन गोली चलाने से पहले उसने शांति से पुकारा, वॉलॉक, क्या तुम कृपया? बेशक, वॉलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, और 1 सेकंड बाद जादू की एक अचूक आभा लेकर निराकार ऊर्जा उसके वस्त्र पहने शरीर से मी ग्रांट के वर्दीधारी व्यक्तित्व में प्रवाहित होने लगी। हेनरी ने देखा कि मी ग्रांट के हाथ में सुस्त हो चुकी बंदूक अपने अम्लीय हरे रंग के साथ चमकने लगी और उसे समझ आ गई जो भी अजीब संक्रमण हो रहा था वह मी ग्रांट को अपनी बंदूक चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा दे रहा था। हमें इसे रोकने की जरूरत है, हेनरी ने निश्चितता के साथ सोचा। लेकिन कैसे? उसके पास अभी भी उसकी बंदूक थी, लेकिन वह पहले ही उसे विफल होते देख चुका था। ट्रिस की कराह ने हेनरी को उसके विचारों से बाहर निकाला। मैं हिल नहीं सकती, हेनरी ने उसे कहते हुए सुना। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी त्वचा पर छलकने वाले एसिड के कारण है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मांसपेशियां भी जकड़ने लगी हैं। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि टोनी और दाना भी संघर्ष कर रहे हैं। गैस, हेनरी ने बड़ी आंखों से सोचा। कक के मरते हुए शरीर से निकली हरी गैस अभी भी ट्रेन लाउंज के अंदर फैली हुई थी और दूसरों के लिए विस्फोटित एसिड से सुरक्षा की तलाश करते हुए अपनी सांसों को रोककर रखना मुश्किल हो रहा था। हेनरी को एहसास हुआ कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मिस्टर ग्रांट शांत क्यों थे। गैस ने सुनिश्चित किया कि वे सभी असहाय थे क्योंकि उसने शांति से खुद को एक और एसिडिक शॉट फायर करने के लिए आवश्यक जादू से भर लिया। और जब चीजें निराशाजनक लगने लगी थीं, हेनरी ने भारी सांसों की आवाज़ सुनी और देखा कि डेवॉन पागलों की तरह गैस पी रहा था। हाफ ऑक का शरीर ऐंठन के साथ कांप उठा क्योंकि वह गैस के लकवाग्रस्त प्रभाव से जूझ रहा था और फिर, जैसा कि हेनरी ने देखा, डेवॉन की भूरी आंखों में लाल रंग की उन्मत्त चमक आ गई क्योंकि उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। डेवॉन ने अपनी बंदूक पकड़ी और अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर 3 बड़े कदम उठाकर अपने शरीर को मिस्टर ग्रांट के शरीर से टकराया। तारांकन बम, तारांकन, .. लेकिन वॉलॉक की जादुई ढाल ने उसे रोक दिया। क्या आपके पास लकवा के खिलाफ प्रतिरोध है? मिस्टर ग्रांट ने कंधे उचकाते हुए थोड़ा आश्चर्य से सोचा। अच्छा, कोई बात नहीं। बंदूक और भी शक्तिशाली हो गई और फिर लाउंज के बिल्कुल अंत से ट्रेन के पार एक आवाज़ आई, वॉलॉक, अपना जादू बंद करो। आवाज़ शांत थी, लेकिन एक शक्तिशाली धक्का था जो वॉलॉक के शरीर से टकराया।
वह कांप उठा, क्योंकि उसकी नसें जादुई या अन्यथा उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर रही थीं। उसका जादुई आधान अचानक समाप्त हो गया, जिससे बंदूक की चमक थोड़ी कम हो गई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ढाल लड़खड़ा गई और आखिरकार डेवन ने अपने विशाल शरीर को मिस्टर ग्रांट से टकरा दिया। तारांकन बम। तारांकन एक ऐसे प्रभाव में जिसने निश्चित रूप से कुछ पसलियों को तोड़ दिया। डेवोन और मी ग्रांट पहले दर्जे के लाउंज के भीतरी केबिन में धमाकेदार खुले दरवाजे से गिरते हुए गए। जब उसने दोनों को लड़खड़ाते हुए देखा तो हेनरी ने बस प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जितनी देर लाउंज में रहेगा उतनी ही अधिक संभावना है कि उसकी मांसपेशियां वास्तव में जकड़ जाएंगी और वह लकवाग्रस्त हो जाएगा, इसलिए अपनी बंदूक पर ढीली पकड़ के साथ वह एसिड से जली हुई कुर्सियों की कुछ पंक्तियों पर से कूद गया और डेवोन और मी ग्रांट के ठीक पीछे भीतरी केबिन में कूद गया। हेनरी को अभी भी अपना सब क्वेस्ट याद था और उसे पता था कि जब वह वास्तव में अपने लक्ष्य को देख सकेगा तो उसके सफल शिकार होने की संभावना अधिक होगी। जब हेनरी उसके आगे से कूदा तो वॉरलॉक ने आखिरकार अपने अंगों पर फिर से नियंत्रण पा लिया। उसे हेनरी या लाउंज में मौजूद किसी भी थोड़े लकवाग्रस्त गिरोह के सदस्य की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें उस धक्के के स्रोत की तलाश कर रही थीं जिसने उसकी मांसपेशियों को जगह पर जकड़ लिया था। फर्स्ट क्लास लाउंज के दूसरे छोर पर एंगस डायोनिसियो गर्व से खड़ा था। उसने अपने शरीर से दरवाज़ा सफलतापूर्वक हटा लिया था और ऐसा लग रहा था कि वह लाउंज में गैस के लकवाग्रस्त प्रभाव से जूझ रहा था, लेकिन वह आत्मसंतुष्ट था। एक वाइकर, वॉरलॉक ने लगभग आश्चर्यचकित झुंझलाहट में कहा। उसे थोड़ा अक्षम महसूस हुआ क्योंकि वह ऐसी स्पष्ट उत्परिवर्तित जादुई ऊर्जा को कैसे अनदेखा कर सकता था, भले ही वह एक अलग दरवाजे के नीचे दफन हो। वाइकर, वे लोग आमतौर पर मनुष्य होते हैं जिन्हें उत्परिवर्तित करने और उन्हें बढ़ी हुई शारीरिक और कभी कभी जादुई क्षमताएं प्रदान करने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान के अधीन किया गया है। एक वाइकर की ताकत और क्षमता उसके जागरण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों पर निर्भर करती है। जागृति एक शब्द है जिसका उपयोग वाइकर के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बेशक, ऐसी शक्ति और क्षमता के लिए वाइकर के दृष्टिकोण के आधार पर एक कमी या वरदान होता है। एक बार निर्मित होने के बाद एक वाइकर अपने निर्माता से बंधा होता है। वे अपनी क्षमताओं का एकमात्र उपयोग अपने स्वामी या मालकिन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वाइकर, नाम एंगस है। एंगस डायोनिसियो, एंगस ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे बताओ तुम किस चुड़ैल की सेवा करते हो, या ये कोई जादूगर है जिसने तुम्हें मेरे मालिक के कब्जे में भेजा है? जादूगर ने छाती को अपनी बांह के नीचे और भी कसकर पकड़ते हुए पूछा। मैं वह संदूक अपने लिए चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि तुम्हें इससे कोई सरोकार क्यों होना चाहिए। एंगस ने शांति से अपनी बंदूक उठाते हुए कहा, तुम्हें अब मर जाना चाहिए। उसने गोली चलाई, लेकिन वॉरलॉक ने अपनी शील्ड स्पेल को फिर से डाला और जादुई टैंडल्स की चटकती चमक के साथ जवाबी कार्रवाई करने से पहले गोलियों को रोक दिया। एंगस ने प्रभावशाली गति और लगभग बढ़ी हुई समझ के साथ प्रतिक्रिया की, क्योंकि टैंडल्स के फायर होने से पहले ही वह लुढ़क गया और कुछ कुर्सियों के पीछे छिप गया। तारांकन धमाका। तारांकन। वॉरलॉक अपनी जगह पर रहा और उसने एंगस पर एक कुर्सी से हमला किया, लेकिन गैंग लीडर ने एक और कवर के पीछे सुरक्षित छलांग लगाई और फिर कुछ और गोलियां चलाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये सभी फिर से वॉरलॉक की ढाल को भेदने में विफल रहे। एक ही चीज़ को बार बार अलग परिणाम की उम्मीद में करना पागलपन है। वाइकर, वॉरलॉक ने कहा, तुम अपनी हानिरहित गोलियों से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हो? अपनी ढाल नीचे रखो और पता लगाओ, एंगस ने कहा। वॉरलॉक ने मानसिक आघात की लहर महसूस की, बलपूर्वक उस पर हमला किया और उसकी नसों को आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, और वह हंसा। तुमने मुझे एक बार आश्चर्यचकित कर दिया। अब जब मुझे तुम्हारी क्षमता का पता चल गया है तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही उसने बात की, वॉरलॉक के हाथ में जादुई ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी जो एक शक्तिशाली चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी, जिसने उसके अब तक के सभी अन्य हमलों को शर्मसार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने खुद को गोली चलाने के लिए तैयार किया, उसकी मांसपेशियां जकड़ने लगीं। हर टिक टिक करते सेकंड के साथ उसकी नसें उसके मस्तिष्क से अलग होती दिख रही थीं। उसके हाथ के चारों ओर जादुई चिंगारी बुझने लगी और उस दिन दूसरी बार उसकी ढाल लड़खड़ाने लगी। क्या क्या है ये? उसने पूछा। तुम्हारी क्षमता यह नहीं हो सकती, यह मुझ पर काम नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं जागरूक हूँ, जब तक मेरी मानसिक सुरक्षा मजबूत है, तब तक नहीं। ये सबसे अधिक संभावना है, एंगस ने अपने कवर से बाहर निकलते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी ढाल गोलियों को रोकने से कहीं अधिक काम कर रही थी। यह आपके साथी द्वारा छोड़ी गई भयानक, गंधहीन, लकवाग्रस्त गैस को भी बाहर रखता था। आप मुझ पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि आपने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया। अगली बार जब आपने अपनी ढाल लगाई तो आपने मूल रूप से खुद को इसके साथ फंसा लिया। लकवाग्रस्त होने के कारण वॉरलॉक का हाथ उसकी बगल में झुक गया। उसकी गर्दन की नसें हिलने लगी, क्योंकि वह अपने अंगों को उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने के लिए किसी तरह का जादुई उछाल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था।
ये वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, एंगस ने अपने स्वयं के लकवाग्रस्त होने को सफलतापूर्वक रोकते हुए कहा, तुम्हें अब मर जाना चाहिए। एंगस ने अपनी बंदूक चलाई। अपने लकवाग्रस्त लक्ष्य के इतने करीब होने के कारण वह चूक नहीं पाया और उसकी गोली वॉरलॉक के असुरक्षित माथे को भेदती हुई पीछे की दीवार पर मस्तिष्क के पदार्थ को छिटकती हुई निकल गई। वॉरलॉक ने अपनी बांह के नीचे जो संदूक पकड़ा हुआ था वह सबसे पहले जमीन पर गिरा, उसके बाद उसके शरीर ने भी जोरदार धमाके के साथ उसका पीछा किया। मी ग्रांट करा उठे, क्योंकि उन्हें आंतरिक केबिन के फर्श पर गिरा दिया गया था। डेवन ने अपने शरीर से जो प्रहार किया था उससे उनकी पसलियां टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने दर्द को नज़रअंदाज किया, अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक चौड़े चाप में झूल गए। डेवन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह छलांग लगाकर दूर चला गया, लेकिन जैसे ही वह संभावित घातक कट से बचने के लिए आगे बढ़ा, हाफ ने अपनी बंदूक को कोक किया और उसे तान दिया। ग्रांट ने उनके बीच की दूरी को कम किया और अपनी तलवार घुमाई, शॉटगन के थूथन की दिशा बदल दी, ठीक इससे पहले कि गोली धमाके के साथ चली, जिससे भारी छर्रे केबिन की भीतरी दीवार पर जा लगे। ग्रांट ने अपनी तलवार की धार डेवन की बंदूक पर घुमाए और हाफ ऑक की बांह पर गहरा घाव कर दिया, जिससे खून बहने लगा। जब डेवन दर्द से चिल्ला रहा था और उसकी लाल आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी, तब भी ग्रांट खुश नहीं दिख रहे थे। अपनी तलवार के वार में उन्होंने जो ताकत लगाई थी उससे उनके शिकार की बांह पूरी तरह कट जानी चाहिए थी और साधारण 2 इंच गहरा घाव नहीं होना चाहिए था। भगवान की मोटी चमड़ी, ग्रांट ने सोचा, लेकिन आक्रामक बने रहे। उसने डेवन के दर्द के पल का फायदा उठाया और अपने शॉटगन को उसकी पकड़ से बाहर निकाल लिया और अपने लक्ष्य की गर्दन पर और भी गहरा घाव करने के लिए आगे बढ़ा। डेवन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी मांसपेशियां फिर से उभर आईं और उसने अपनी बाहों पर उठाई, लेकिन उसे भी पता था कि स्टील की तलवार के खिलाफ ऐसा करने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि मिस्टर ग्रांट के संपर्क में आने से ठीक पहले उसकी प्रशिक्षित प्रवृत्ति ने उसे सचेत कर दिया और उसने बंदूक के कोक होने की आवाज़ का हल्का सा संकेत पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह डेवन से दूर कूद गया, ठीक इससे पहले कि एक रिवॉल्वर की गोली उसके सिर के उस स्थान को चीरती हुई निकल जाए जहां 1 सेकंड पहले ही उसका सिर था। जैसे ही वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, मिस्टर ग्रांट की अभी भी चौड़ी हुई आंखों ने देखा कि हेनरी अपने चुके हुए शॉट से परेशान होकर फिर से अपनी बंदूक तानता है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़े से विचार के साथ मिस्टर ग्रांट ने अपने पैर को अपने बगल में एक धातु के स्टूल में फंसाया और उसे हेनरी की ओर फेंका। स्टूल के ऊपर से गुजरते ही हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह इतना धीमा था कि अगर वह प्रतिक्रिया करने में कामयाब भी होता तो भी उससे आगे नहीं निकल पाता। तारांकन बम, तारांकन। स्टूल ने हेनरी की छाती पर वार किया जिससे उसकी उरोस्थी टूट गई और वह इतनी जोर से पीछे की ओर गिरा कि उसकी पहले से ही टूटी खोपड़ी उस दिन दूसरी बार दीवार से जा टकराए। आपने 3 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 13/20। फिर भी जब उसका सिर चुभ रहा था और उसकी छाती में दर्द हो रहा था, हेनरी ने पलक झपकाए और होश में रहा, जो सौभाग्य की बात थी क्योंकि 1 सेकंड बाद उसने देखा कि मिस्टर ग्रांट अपनी तलवार को एक ऊर्ध्वाधर चाप में घुमाने के लिए दौड़ रहे हैं। हेनरी ने एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि वह पूरी तरह से कटने से बच जाए। आपने 5 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 8/20। अपने दांत पीसते हुए हेनरी ने कट के दर्द से लड़ाई की और इसके बजाय एक और गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाई। शांतिपूर्वक मिस्टर ग्रांट ने हेनरी के बंदूक वाले हाथ को एक तरफ झटका दिया, जिससे हथियार उसकी पकड़ से बाहर हो गया और फिर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर घुमाई। हेनरी ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया की कि उसने मिस्टर ग्रांट की कलाई पकड़ ली, लेकिन जब उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया तब भी मिस्टर ग्रांट का हाथ ऊपर था और तलवार का स्टील ब्लेड उसकी गर्दन के और करीब आ गया। हेनरी ने लो ब्लो पर विचार किया, लेकिन उसका रुख इतना अस्थिर था कि अगर वह उस पल में अपना पैर हिलाता तो वह अपना संतुलन खो देता और जो थोड़ा प्रतिरोध वह जुटा पाया था वह तुरंत खत्म हो जाता। आपके पास 6 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। हेनरी ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसके सिर में ये संदेश गूंज रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने पूछा। स्टेट पॉइंट आवंटन के माध्यम से आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। क्या आप मैन्युअल रूप से आवंटित करना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि सिस्टम उन्हें वर्तमान आवश्यकता के आधार पर आपके लिए आवंटित करे? जो चाहो करो, हेनरी ने चिल्लाया, जिससे मिस्टर ग्रांट ने उस पर भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचकर भ्रमित हो गए कि वह किससे बात कर रहा है। आवश्यकता के आधार पर आवंटित स्टेट पॉइंट। जोड़ 6 शक्ति के लिए। शक्ति 5 11 से ज़्यादा। हेनरी को ताकत का उछाल महसूस हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां सघन हो गई हैं और अचानक उसे अब पीछे धकेला नहीं जा रहा था। श्री ग्रांट पहले से ही इस बात को लेकर भ्रमित थे कि हेनरी किससे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी उलझन तब और बढ़ गई जब उन्होंने महसूस किया कि उनके धक्के को उस ताकत से पीछे धकेला जा रहा है जो उन्हें नहीं लगता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास है।
हेनरी ने अपनी बढ़ी हुई ताकत का पूरा इस्तेमाल श्री ग्रांट की तलवार को एक तरफ धकेलने के लिए किया, फिर अपना रुख बदला ताकि वह अपना पैर उठा सके और उसके पेट में लात मार सके। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वार किया जिससे वर्दीधारी व्यक्ति अचेत हो गया। जैसे ही श्री ग्रांट ने पलकें झपकाईं और अपनी दिशा वापस पाने लगे, एक जोरदार चीख आंतरिक केबिन में गूंजी जब डेवन ने हमला किया और उस व्यक्ति पर जोरदार हमला किया। वह तब तक धक्का देता रहा जब तक कि उसने श्री ग्रांट को दीवार से नहीं टकरा दिया, और फिर उसने कई बार जोरदार वार किया जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी किसी भी तरह का हमला करने से चूक गया। डेवोन ने अपनी शॉटगन क्यों नहीं उठाए और एक ही गोली से सब खत्म क्यों नहीं कर दिया? हेनरी को पता नहीं था, लेकिन उसने देखा कि जब वह गुस्से में हाफ ऑक से टकरा रहा था तो मिस्टर ग्रांट की अपनी अजीबोगरीब बंदूक पर पकड़ आखिरकार ढीली पड़ गई और वह कुछ इंच दूर जमीन पर गिर गई। हेनरी ने तुरंत उसे उठा लिया और उसके हाथ में ठंडक फैल गई और उसके साथ एक झुनझुनी भी हुई। एक कनेक्शन। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उमड़ी, बंदूक में भर गई और उसकी अम्लीय हरी चमक को रोशन कर दिया। आपने एक जादुई हथियार हासिल कर लिया है। हाइड्रा का डंक आपको जवाब देता है। संदेश लंबा और कहीं अधिक विस्तृत था, लेकिन हेनरी इसे पूरा पढ़ने की जहमत नहीं उठा सका, कम से कम इस समय तो नहीं। उसने बस बंदूक की नली मिस्टर ग्रांट की ओर तान दी और ट्रिगर खींचने के लिए तैयार हो गया।